हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक इट लॉजिकल। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग आवर वीडियोस। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रीडी एल्गोरिथम्स के बारे में, जहां पर हम ये समझेंगे कि ग्रीडी मेथोडोलॉजी क्या है और कैसे ये एक ह्यूरिस्टिकल इंफॉर्मेशन को लेते हुए एक लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन को निकालती है एंड अल्टीमेटली ग्लोबल ऑप्टिमम पर पहुंच जाती है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन से वो वेरियस सिनेरियोज हैं जहां पर स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स वर्क करने में फेल हो जाती हैं, और ये डिस्कस करेंगे वो कौन से सिनेरियोज हैं जहां पर हमारी ग्रीडी अप्रोच वर्क करती है। फॉर एग्जांपल हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे हफमैन कोडिंग के बारे में, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डेटा कंप्रेशन टेक्निक है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल के अंदर समझेंगे। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि हम हॉफमैन ट्री बनाते कैसे हैं, और ये भी देखेंगे हॉफमैन ट्री या हॉफमैन कोडिंग की लिमिटेशंस क्या हैं। नेक्स्ट ग्रीडी अप्रोच जो समझेंगे हम समझेंगे फाइल शॉर्टिंग के थ्रू। मींस हम समझेंगे कि हम फाइल्स को शॉर्ट कैसे करते हैं, वो टेक्निक को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, और इसके अंदर हम बीइंग ग्रीडी कैसे उसको अच्छे से ऑप्टिमम सॉल्यूशन पर ले जा सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रॉब्लम जो है नेक्सट प्रॉब्लम, जिसके अंदर वो जो बैग होता है और वो चोर होता है, उसकी स्टोरी हम सुनते हुए आ रहे हैं एल्गोरिथम्स के अंदर। उसको हम डिटेल के अंदर समझेंगे क्योंकि एक कॉम्बिनेटरल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है जिसके अंदर हम 2-3 फैक्टर्स के ऊपर अपना डिसीजन लेते हैं और किस चीज के अंदर हमें ग्रीडी होना है उसके बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं। एंड आफ्टर दैट हम अपना जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम को भी चेक करेंगे। इतना सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस होने वाला है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, तो आप हो सकता है वीडियो के अंदर इतने ज्यादा खो जाएं कि हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना भूल जाएं। तो इससे पहले आप वीडियो के अंदर खो जाएं, हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी आपके अगर डाउट्स हैं उसको हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए, जिससे हम आपसे बेटर इंटरेक्ट कर सकें और ज्यादा बेटर वीडियोस ला सकें। तो चलिए स्टार्ट कर। तो बिफोर स्टार्टिंग ग्रीडी हम पहले ये समझ लेते हैं कि हमने अभी तक सीखा क्या क्या है। बेसिकली हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सीखी है अभी तक, जैसे कि सबट्रैक्ट एंड कॉन्कर, डिवाइड एंड कॉन्कर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे हिस्से के अंदर तोड़ते हैं, जिसमें सबट्रैक्ट एंड कॉन्कर के अंदर एक हिस्से के अंदर तोड़ेंगे, बाकी प्रॉब्लम को छोड़ देंगे, फिर दूसरे उसमें से उठाएंगे, एक और हिस्सा उठाएंगे, फिर बाकी प्रॉब्लम को छोड़ देंगे, जस्ट लाइक दिस। ठीक है ना, एक सॉल्व करा, पूरा प्रॉब्लम छोड़ दिया, फिर सॉल्व करा, फिर पूरा प्रॉब्लम छोड़ दिया। तो इस तरीके से हम उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चले जाते हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी हमने देखी थी, वो थी डिवाइड एंड कॉन्कर की। डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर हमने क्या किया था, हम अपनी पूरी प्रॉब्लम को एक मिड से या एक ऑलमोस्ट मिड से वहां से ब्रेक कर देते, और ब्रेक करने के बाद में हम उसको हाफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए चल रहे थे। तो ये हमारी डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी के अंदर यहाँ पे ऐसे काम हो रहा था। बाकी ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हैं जहां पर ये दोनों स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है हम उनको वहां पर यूज करें, बिकॉज यहां पर जो टाइम लगना है, जो यहां पर कॉस्ट लगनी है, या जो स्पेस लगना है, वो हो सकता है उतना हमें जरूरत ना हो प्रैक्टिकल सिनेरियोज के अकॉर्डिंगली, एंड हमें कुछ थर्ड टाइप की अप्रोच की जरूरत पड़े, और उस थर्ड टाइप की अप्रोच को हम कहते हैं ग्रीडी अप्रोच। ग्रीडी का मतलब लालची, जो लालच वाली अप्रोच होती है, जहां से हमारा लालच सिद्ध होता है। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं, समझते हैं कहां से हमारा लालच सिद्ध होने वाला है। तो ग्रीडी अप्रोच बेसिकली क्या है, देखो ग्रीडी अप्रोच क्या होती है, हमारे पास में ये एक तरह की एल्गोरिथम है जिसके अंदर हम सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ह्यूरिस्टिकली, हम किसी प्रॉब्लम को ह्यूरिस्टिकली सॉल्व कर रहे हैं। ह्यूरिस्टिकली का मतलब कि हमारे पास उससे रिलेटेड कोई एक इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पर हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, हम उस प्रॉब्लम को ह्यूरिस्टिकली सॉल्व कर रहे हैं, और एक लोकल ऑप्टिमल चॉइस, बाय मेकिंग अ लोकल ऑप्टिमम चॉइस, हम ये उसको सॉल्व करते जाते हैं, उसके एक छोटे फ्रेगमेंट को सॉल्व करते जाते हैं, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम लोकली चीजों को सॉल्व करते जाएंगे तो वो एक ग्लोबल ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो है वो अटेन कर लेगी। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो 100% ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा, बट ये है कि हमारा सॉल्यूशन निकलेगा जो कि एक्सपेक्टेड है कि अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज्ड हो। ठीक है, अब जैसे कि हमने देखा था हमारे पास में जो बीएसटीज होते हैं, बीएसटीज के अंदर हम क्या लेते हैं, एक ह्यूरिस्टिक अप्रोच लेकर चलते हैं। ह्यूरिस्टिक अप्रोच क्या, मान लो हमें इसके अंदर 15 फाइंड आउट करना है। 15 फाइंड आउट करना, तो मैं कैसा करूंगा, मैं रूट पर जाऊंगा, रूट पर जाने के बाद देखूंगा कि 15 कहां हो सकता है। हम राइट साइड में तो देखेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता है जो भी एलिमेंट है वो हमारे पास में, ये जो 15 एलिमेंट है ये रूट से छोटा है। रूट से छोटा है तो मैं लेफ्ट में जाऊंगा, राइट को तो मैं चेक ही नहीं करने वाला। ठीक है ना, ये हमारे पास ह्यूरिस्टिकली पता है, ये मतलब हमारे पास में ये एक इंफॉर्मेशन है, और जो कि ट्रू इंफॉर्मेशन है। तो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं जाऊंगा लेफ्ट में, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद में क्या होगा, मैं इससे इसको चेक करूंगा, फिर इसके भी लेफ्ट में जाकर देखूंगा क्योंकि इससे भी छोटा है,
यहां पर नहीं मिलेगा, तब मैं कह सकता हूं कि हाँ यार मेरे पास में कोई सॉल्यूशन नहीं है, मेरे पास में ये एलिमेंट नहीं है, तो मुझे ये नहीं मिला, अल्टीमेटली मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना, तो मैं एक ह्यूरिस्टिक तरीके से गया हूं, मैं एक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे गया हूं। इस अप्रोचेस के अंदर क्या होता था, ये जैसे हमारे पास में बीएसटी है, तो बीएसटी के अंदर हमने जो ट्री की हाइट थी इतने हमें सर्चेस करने पड़ते थे, तो यहां पर हमारे पास में लॉग एन हाइट तक जाना पड़ता था। लेकिन जब हमारे पास में सबट्रैक्ट एंड कॉन्कर हम करते थे तो उसके अंदर हमारे पास में हाइट क्या होती थी, एन हो जाती थी। अगर उसमें हमें कुछ भी सर्च करना होता था तो हमारे पास क्या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती थी, वो एन लॉग एन हो जाती थी। और सबट्रैक्ट एंड कॉन्कर के अंदर कहां तक पहुंच जाती, वो एन स्क्वायर तक पहुंच जाती थी। तो ये सारी इनकी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है ना, तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम ग्रीडी अप्रोच पर आए, जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि हम यार हो सकता है हम एन लॉग एन लेकर आए सॉल्यूशन या एन स्क्वायर सॉल्यूशन लेकर आए, बट नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन हम एक काम करेंगे, हम पूरी प्रॉब्लम को छोटे हिस्से में तोड़ेंगे और उसको लोकली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और उसके बेसिस पर हम एक डिसीजन लेंगे और उस डिसीजन के बेसिस पे ही हम आगे बढ़ेंगे उस नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारी इसके अंदर ग्रीडी के अंदर अप्रोच होती है। तो चलो इसी बात को समझने के एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो यहां पर हमने जो देखा क्या है, लोकल ऑप्टिमल चॉइसेस। लोकल ऑप्टिमल चॉइसेस का मतलब क्या है कि हम कह रहे हैं कि लोकली उसको सॉल्व करके देखते हैं और फिर उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये एक स्टार्टिंग पोजीशन है। ठीक है ना, हमारे पास में किसी को जाना है, कहां तक जाना है, ये हमारे पास में एंड पोजीशन है, यहां तक मुझको जाना है। ठीक है, मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं। अगर मेरे पास यहां पर जाने के तरीके अभी क्या है, अभी हमारे पास में कोई वेट वगैरह कुछ डिसाइड हमने कर नहीं रखा है इसके अंदर, ग्राफ के अंदर। तो हो सकता है हम जाते हैं एस से जाते ए से जाते हम बी और बी से जाते ई, एक रास्ता तो ये बनता। दूसरा होता एस से जाते हम सी से जाते हम डी और डी से जाते हम ई, ये रास्ता हो सकता था। ठीक है ना, लेकिन इसमें से हम चूज कौन सा करें अभी हमने कुछ डिसाइड ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं कहां से जाना है। किसी से भी जा सकते हैं इस टाइम पर, तो हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा कह दूं, अगर मैं यहां पर यह कह दूं कि भाई एस से ए जाने का जो टाइम लगेगा, जो कॉस्ट लगेगी वो लगेगी 5, और एस से सी जाने की जो कॉस्ट लगेगी वो जाएगी 10। सिर्फ तुम्हारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है, तो इसके बेसिस पर बीइंग ग्रीडी, लालची होकर आप क्या कहोगे कि मेरी कॉस्ट जो है वो एस से ए जाने में कम है एज कंपेयर टू एस से सी जाने में। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस वाले ट्रैक को सिलेक्ट कर लेता हूं, एस से ए जाऊंगा, बी और सी, क्योंकि अगर हो सकता है कि हमारे पास में ये जो रास्ता है ये 5 कॉस्ट है, तो इससे आगे भी इसकी कॉस्ट कम हो। मैंने क्या हो सकता है, तो यही है ह्यूरिस्टिकली हमने सोच लिया एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ में कि हमारे पास में यहां पर इसकी कॉस्टिंग कम है एज कंपेयर टू दिस। तो ह्यूरिस्टिकली हम ये सोचकर कह रहे हैं कि उसके बेसिस पर हम सोचते हैं कि ये तो हमारे पास में एक लोकल सॉल्यूशन है कि हाँ यहां से मेरे पास में टाइम कम लगने वाला है, तो हो सकता है आगे भी कम लगे, तो मैं इस रास्ते को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है ना, ये मेरे पास है। बाकी अगर इन केस क्या होता, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं बोर्ड को। अब क्या होता कि अगर आप क्या करते हैं कि यहां से एस से स्टार्ट करते हैं और बीइंग ह्यूरिस्टिक, आप किस बीइंग ग्रीडी, आप इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस रास्ते को, ट्रैक को चेक कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, मैं इससे जाऊंगा। लेकिन यहां पर जाके देखते हैं कि यहां पर इसकी जाने की कॉस्ट है 2। ठीक है ना, और यहां पर अब यहां पर देखते हैं यहां पर कितनी कॉस्ट है, मान लो यहां पर है 10। ठीक है ना, ये भी कॉस्ट है। अब भी आप कह रहे हो कि यार मेरा डिसीजन यहां पर सही है, क्योंकि मैंने लोकली यहां पर जो देखा है कि इसकी कॉस्ट यहां से लेके बी तक पहुंचने में अभी तक 7 आई है, और यहां पर एस से लेके डी तक पहुंचने में मेरे पास में 20 आ गई है। तो मेरे पास में मैं बीइंग ग्रीडी मैं क्या करूंगा, मैं इसी से जाऊंगा। यार मुझे ये छोटा लग रहा है, अभी मुझे नहीं पता कि मेरे पास में बी से ई क्या कॉस्ट है एंड डी से ई क्या कॉस्ट है, ये मुझे नहीं पता। तो अभी भी मेरा जो ये सिलेक्शन है मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसी के बेसिस पे लोकली इसको ऑप्टिमम करते हुए, अपनी चॉइस को ऑप्टिमम करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब क्या होता है, आगे जाता हूं मैं, थोड़ा बोर्ड क्लीन कर लेते हैं। अब मैं आगे जाता हूं और मैं बताता हूं कि मेरे पास में बी से ई की कॉस्ट है 1000 एंड डी से ई की कॉस्ट अगेन 10। अब देखा जाए तो जो मेरे पास में एस से ई जाने की जो कॉस्ट थी वो है 30 एंड एस से ई दोबारा जाने की वाया ए हमारे पास में कॉस्ट है 1007। तो हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो मैं बीइंग ग्रीडी इस रास्ते पर जा रहा था क्योंकि मेरे पास में लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन मेरे पास में मिल रहे थे, बट जब मैंने देखा कि मेरे पास में जो दूसरा ट्रैक है इसके अंदर जब इन द एंड जो कॉस्ट देखी गई है वो कम है, मतलब एक्चुअल में ऑप्टिमम सॉल्यूशन तो मेरे पास में ये है, बट बीइंग ग्रीडी मैं लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन या लोकल ऑप्टिमल डिसीजंस के बेसिस पर इस रास्ते पर चला गया, तो ये मेरे लिए ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। तो ग्रीडी एल्गोरिथम जो कहती है वो साफ साफ ये कहती है कि भाई मैं आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाल के दूं, इसकी गारंटी नहीं दे रहा, बट ये गारंटी जरूर दे रहा हूं कि मैं आपको एक सॉल्यूशन निकाल के दूंगा
जिससे आप पहुंच सकते हो। और कोशिश ये कर रहा हूं हमेशा कि मैं आपको एक सॉल्यूशन ऐसा निकाल के दूं जो अच्छा हो, ऑप्टिमम हो। ठीक है, ये चीज इसकी अप्रोच है, ये एक माइथोलॉजी, एक सोच है ग्रीडी की। ठीक है ना, इसलिए इसको कहते हैं ग्रीडी एल्गोरिथम। और ये चीज एक्चुअली में प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होती है। हम बहुत ज्यादा बार देखते हैं इस चीज को यूज कर रहे हैं, हर चीज के लिए बहुत ज्यादा ग्रीडी होते हैं, बहुत ज्यादा लालची हो रहे होते हैं और छोटे छोटे डिसीजंस उस छोटे लालच की वजह से ले रहे होते हैं। ठीक है ना, तो वो हम रियलिस्टिक वे में भी कर रहे होते हैं, इसलिए इस स्ट्रेटेजी को समझना भी जरूरी है, तभी हम बहुत सारी चीजें जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर होती हैं उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए कि हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है। ठीक है ना, मेरे को क्या करना है कि अगर आप एग्जांपल लेके चलते हैं दिल्ली के अंदर मेट्रो ट्रेन का एग्जांपल लेके चलते हैं, मेट्रोस के अंदर आपने देखा होगा जनरली कि वो हर 2-3 मिनट्स के अंदर एक मेट्रो हमारे पास में रेगुलर आती रहती है। और कभी कभी ये सिचुएशन भी हो जाती है कि एक जो मेट्रो है उसके अंदर बहुत ज्यादा क्राउड हो जाता है। ठीक है ना, तो हम क्या कर सोचते हैं, हम जनरली ये सोच लेते हैं कि यार इसमें ज्यादा भीड़ है, एक काम करते हैं नेक्स्ट में ले लेते हैं। देखो इसके अंदर हमने सोचा कि हम नेक्स्ट मेट्रो के अंदर आ जाएंगे, हमने ये डिसीजन लिया, बट इसके अंदर क्या हुआ, आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट था? आपके लिए इंपॉर्टेंट था आपका कंफर्ट, आपको वहां पर सीट मिल जाए, आप आराम से बैठ कर जाएं, ज्यादा भीड़ भड़ाका ना हो, ज्यादा शोर शराबा ना हो, आप कंफर्टेबली अगर खड़े होकर भी ट्रेवल कर रहे हैं तो वो आपकी प्रायोरिटी है, नॉट द टाइम, जो कि हम 2 या 3 मिनट्स का टाइम हम जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं नेक्स्ट मेट्रो को आने के लिए, वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यानी कि बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, प्रैक्टिकल सिनेरियोज होते हैं जिसके अंदर दूसरे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं एज कंपेयर टू दिस। ठीक है ना, किसी भी कंपैरिजन में, तो वो चीज ही हम सोचते हुए ग्रीडी होते हैं, उसी के बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। हो सकता है कि जो नेक्स्ट हमारी मेट्रो है वो भी ओवर क्राउडेड हो, ठीक है ना, हमारा डिसीजन रॉन्ग हो सकता है, बट वो एक डिसीजन होता है हमारे पास में, वहां से भी हम जा सकते हैं, अपने एक सॉल्यूशन पर पहुंच सकते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, मल्टीपल अप्रोचेस हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज नहीं है, उसके बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं और डिसीजन लेने के बाद में हम एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे पहुंच जाते हैं। तो वो लास्ट लाइन वही क्या कहती है, टू फाइंड द ग्लोबल ऑप्टिमम सॉल्यूशन। मतलब हम किसी एक ह्यूरिस्टिक अप्रोच आपने ये ली कि नेक्स्ट जो ट्रेन आने वाली है वो 2-3 मिनट के अंदर आने वाली है और वो खाली होती है जनरली, ये आपके पास ह्यूरिस्टिकल इंफॉर्मेशन थी। उसके बेसिस पे आपने एक लोकल ऑप्टिमल चॉइस ली। लोकल ऑप्टिमल चॉइस क्या ली आपने, वो ये कहा कि काम करता हूं कि मैं इस ट्रेन को छोड़ देता हूं और नेक्स्ट ट्रेन को पकड़ूंगा, क्योंकि इस टाइम पर मेरे लिए टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्टीमेटली मैं पहुंच तो जाऊंगा, ग्लोबल सॉल्यूशन का मतलब क्या, मैं पहुंच तो जाऊंगा अपनी डेस्टिनेशन पर। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं हम ग्रीडी एल्गोरिथम, ग्रीडी अप्रोच या ग्रीडी माइथोलॉजी। ठीक है, ये चीज एकदम क्लियर समझ में आ गई है। चलो इसी चीज को और बेटर समझने के लिए हम ये देख लेते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। अब देखो यार, हमारे पास में बहुत सारी स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स हैं यार, डिवाइड एंड कॉन्कर कर लेते हैं हम किसी चीज को, ये शॉर्टिंग वो शॉर्टिंग, बहुत सारी चीजें एकदम स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस हैं, स्टैंडर्ड हमारे पास में एल्गोरिथम्स हैं। हम उनको हर जगह फिट नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होती हैं कि हमारे पास में क्या सिचुएशंस हैं, क्या हमारे डिसीजंस हैं, किस फैक्टर्स के बेसिस पे मैं डिसीजन ले रहा हूं। तो हर एक चीज एक साथ कहीं पर भी फिट नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारे पास में बहुत ज्यादा रियलिस्टिक एग्जांपल्स हैं जहां पर हम इन एल्गोरिथम्स को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते, उसके अंदर हमें कई बार ग्रीडी बहुत अच्छे से यूज करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल एक चीज को समझ लेते हैं, मान लो हमारे पास में एक शेयर मार्केट है, ठीक है ना, शेयर मार्केट ऐप है, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास में एक प्राइस चल रहा है, मान लो एक प्राइस है एक्स, ठीक है ना, वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज होता जा रहा है, यहां पर दोबारा x+1 हो गया ये, फिर वो और इंक्रीज हो गया, यहां पर वो और चला गया, x+20 हो गया लेट्स से, तो वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो हमारा सिस्टम क्या सोच रहा होगा, अगर उसको एक ही पैटर्न मिलता जा रहा है तो वो क्या सोचेगा, उसके बाद अपने दिमाग तो है नहीं, हमारी एल्गोरिथम जो बता रही है वो ये कह रही है कि हाँ यार, अगर 2 बार वो इंक्रीज हो रहा है, हो सकता है वो तीसरी बार भी इंक्रीज हो, या तीसरी बार डिक्रीज भी हो सकता है, तो हो सकता है वो तीसरी बार भी इंक्रीज हो रहा है, वो x+ यहां पर हो जाए 30 हो जाए। अब हमारी एल्गोरिथम कहती है कि नहीं यार, अगर 3 बार हो गया तो अब चौथी बार भी होगा। अगर वो ऐसी कहती है, लेकिन उसी टाइम पर मार्केट के अंदर कोई क्रैश आ जाता है, मार्केट के अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाती है जिसकी वजह से उस शेयर का प्राइस घट जाता है और अचानक से शेयर प्राइस गिर के हो जाता है x-100, तो क्या हुआ बच्चे, ये तो हो गया ना आपका काम खराब। तो यानी कि इस टाइम पर भी हम ये डिसीजन जो है यहां पर, ये सिस्टम तो ले नहीं सकता, ये डिसीजन कौन लेगा, इंसान लेगा बेस्ड ऑन योर कंडीशंस। इसीलिए बहुत सारी एप्लीकेशन जो हमारे पास शेयर मार्केट के अंदर कोई भी ऐप चल नहीं पाती है, ठीक है ना, एल्गो ट्रेडिंग एप्स बहुत ज्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। उसका रीजन सिर्फ यही है
कि बहुत ज्यादा डिसीजन जो होते हैं हमारे पास में, वो हमारे पास अदर फैक्टर्स के बेसिस पे लिए जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल ऑप्टिमल लोकल सॉल्यूशन के बेसिस पे भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी बंदे के लिए x+1 का मतलब ₹1 का प्रॉफिट सफिशिएंट हो सकता है किसी के लिए इतने रुपए का 20 रुपीज का प्रॉफिट सफिशिएंट, तो वो यहां से निकल जाए, अपना बेच के निकल जाए, वो यहां से बच के निकल जाए। तो वो तीसरे बंदे इसने कहा कि मैं 30 के बाद भी प्रॉफिट लूंगा, वो यहां पर खड़े हुए हैं, यहां पर वेट कर रहे हैं बहुत सारा, और वो अल्टीमेटली प्राइस यहां पर गिर जाता है, वो इतने सारे लॉस में आ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है हर किसी के अपने लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन के ऊपर, लोकल ऑप्टिमली जो उनके लिए सूटेबल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हमारे पास में बहुत सारी एप्लीकेशन जैसे स्ट्रेट आपकी शेयर मार्केट एप्लीकेशन है वर्क नहीं करती हैं एल्गोरिथमिकली। एयरलाइन टिकटिंग क्या होती है भाई, देखो डायनेमिक प्राइसिंग होती है। क्यों होती है इसके अंदर डायनेमिक प्राइस, हम आपको क्यों होती है हमारे पास में, ये समझने बहुत जरूरी है। आप मान लो आपने एक प्रोग्राम बनाया, आपको आज जाना है यहां से किसी दूसरे ए जगह से ए से बी जाना है मुझे, ठीक है, या फिर दिल्ली से मुंबई जाना है मुझको। दिल्ली से मुंबई में चला गया, यहां पर जाने के अंदर मेरे पास जो कॉस्ट होती है, अगर मैं आज की डेट में इसको बुक करता तो हो सकता है वो मेरे पास में 12K की हमारे पास में एक टिकट हमें मिल जाती। लेकिन इसी टिकट को अगर मैं 2 मंथ्स बाद की लेता हूं, तो नियरली मुझे मिल जाएगी वो 3.5K के आसपास मिल जाएगी, ठीक है ना। और अगर मैं इसी को ही मैं 6 मंथ के बाद की लेता हूं, हो सकता है वो 2.5 से 3K के बीच में मिल जाए। ऐसा डिफरेंट प्राइसेस क्यों है उसी टिकट्स के लिए, उसी एयरलाइन के लिए, उसी सब चीज के लिए? उसके पीछे देखो एक सिंपल अप्रोच यूज करते हैं कि सारे के सारे जो एयरलाइन वाले, उनको सिंपल सा पता है भाई, देखो ऐसा है 6 महीने बाद की प्लानिंग बहुत सारे लोगों की फेल हो जाती है। आपने आज जो है बुक करा कोई भी चीज, 6 महीने बाद जाके फेल हो जाएगी। ये नॉन रिफंडेबल टिकट्स दे रहे होते हैं, इनके पास पैसा पहले आ गया, इनको पता है कि ये कैंसिल ही होनी है, और जो टिकट्स मेन बुक होनी है वो लास्ट टाइम पर होनी है। अगर हमारा प्लेन फुल नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर से पैसेंजर्स को उठाकर दूसरे उसमें शिफ्ट कर देंगे और एक और फ्लाइट बना देंगे। तो इनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि प्राइस को फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं विद टाइम। इस ह्यूरिस्टिक अप्रोच को या इस ह्यूरिस्टिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कि ये टिकट्स कैंसिल होने वाली हैं, यहां पर भी हमारे पास में क्या काम आया, ग्रीडी काम आया। ये सोच के कि ये कैंसिल होने वाली हैं, इसलिए हम इसकी प्राइस कम रख सकते हैं इस टाइम में, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर इसको बुक कर सकें और हम इसकी बुकिंग ले सकें। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो यहां पर भी हमने क्या देखा कि उनकी जो ग्रीडी जो थॉट है उसको कंज्यूम कर रहे हैं और उसके बेसिस पर हम डायनामिक प्राइसेस रख रहे हैं। यहां पे हम प्रोग्रामेटिकली ग्रीडी अप्रोच का ही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तीसरा भाई देखो, आप जिम सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, ठीक है ना। अभी जैसे न्यू ईयर है, न्यू ईयर आने वाला है, न्यू ईयर पर सब कहेंगे यार भाई न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, एक काम करते हैं कि यार इस साल बहुत अच्छी बॉडी शॉडी बनाएंगे एंड उसके बाद फिट रहने वाले हैं। हम क्या करते हैं, जोश जोश के अंदर कहते हैं कि भाई जिम पर जाते हैं। जिम वाले भी कहते हैं आप आ जाओ सर, 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो और आपको 50% ऑफ दे देंगे। उनको भी पता है भाई नहीं आने वाला है। जो बंदा आज तक 25 साल से 30 साल से नहीं आया जिम, वो नहीं आएगा, 2 महीने आएगा, बाकी 8 महीने 10 महीने का जो मेरा पैसा है उसको मैं खा जाऊंगा, ठीक है, सब्सक्रिप्शन के नाम पर। तो वो भी इस ह्यूरिस्टिक इंफॉर्मेशन को यूज करके एक ऑफर निकाल रहा है जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से पैसा निकाल सके। तो ये भी एक ग्रीडी अप्रोच है जिसके बेसिस पर हमने एक एप्लीकेशन बना दी है जहां से हमने ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं और 50% ऑफर दे रहे हैं। उसके बाद भाई हमारे पास में ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम भी हमारे पास में आती है। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या है कि भाई हमारे पास में वो क्या करता है, एक जगह से उसको दूसरी जगह जाना है। अब ये तो नहीं है कि यार वो हर एक रास्ते से जाएगा, चेक करके पहले देखेगा कि यार डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है, मैं उसी से जाऊंगा। नहीं यार, वो क्या सोचता है कि हम कहते हैं ए से बी चले जाता हूं और बी से सी चले जाता हूं बेस्ड ऑन लोकल डिसीजन कि यार यहां से यहां जाना मेरे लिए कॉस्ट इफेक्टिव है, टाइम भी कम लग रहा और इसी के बेसिस पे मैं हो सकता है एंड में एकदम अच्छी जगह पर पहुंच जाऊं। तो यहां पर भी हम इसके अंदर ग्रीडी अप्रोच यूज कर रहे हैं, हम लोकली ऑप्टिमल सॉल्यूशंस निकाल के लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास में एक और प्रॉब्लम आ जा रही है कि हमारे पास में मान लो आपको 10th क्लास के अंदर से कोई, आप देखते ही हो जब भी आप 10th क्लास के अंदर जाते हो वहां पर आपको ब्रांचेस वगैरह जो है ना, स्ट्रीम्स वगैरह चूज करनी होती है कि किस में जाओगे, साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट में, किस में जाओगे। तो मान लो आपको जो है ना साइंस में जाना है, तो साइंस में जाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जनरली ऑन एन एवरेज 70 to 75% होती है हर एक स्कूल के अंदर, ठीक है ना। तो लोग क्या कहते हैं कि हाँ यार 70 से 75 सफिशिएंट है, ज्यादातर लोग ये जानते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग 90% लेकर आते हैं, ठीक है ना, और फिर भी कुछ लोग जो है वो 70 ही लेकर आते हैं और कुछ लोग 75 भी लेकर आते हैं। ऐसा क्यों? ये भी सब्जेक्टिव डिसीजन है। देखो सिंपल सी बात है, 90+ लाने वाला
सोच रहा होगा कि यार मेरे पास में ज्यादा नंबर आएंगे, ज्यादा मेरे को फेम मिलेगा, ज्यादा मुझको जानेंगे या फिर ज्यादा मेरी नॉलेज बढ़ जाएगी। 70 वाला ये सोच रहा होगा कि यार मुझे लिमिटेड मेहनत करनी है, लिमिटेड मेरे को काम करना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर भी मेरे को साइंस मिल जाएगी, मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, अल्टीमेटली मेरा ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन मुझे मिल जाएगा। इसका भी ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला, लेकिन इसकी कॉस्ट ज्यादा लगी, इसको टाइम ज्यादा देना पड़ा, पढ़ना ज्यादा पड़ा, इसको ज्यादा एफर्ट लगाने पड़े, इसको रिलेटिवली कम एफर्ट लगाने पड़े, ठीक है ना। तो यहां पर सब जगह पर हम एक ग्रीडी अप्रोच यूज कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम किसी ना किसी फैक्टर के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। एक ह्यूरिस्टिक इंफॉर्मेशन हमारे पास में होती है, जिसके बेसिस पर हम एक लोकल सॉल्यूशन ले लेते हैं और उसके बेसिस पर हम स्टेप बाय स्टेप अपने ग्लोबल सॉल्यूशन पर पहुंच जाते हैं। तो ये इतने सारे एग्जांपल मैंने इसीलिए लिए थे, ये समझाने के लिए कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पर हमारे पास में स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स फेल हो जाती हैं और ग्रीडी अप्रोच ही काम आती है। एक और बहुत बहुत बेहतरीन एग्जांपल आपको बताता हूं कि क्या होता है हमारे पास में। अब जो मेन प्रॉब्लम हमारे पास में ग्रीडी के अंदर आ जाती है वो ये आ जाती है कि यार देखो, वो ये तो कहता है कि मैं आपको एक सॉल्यूशन दूंगा, बट वो ये नहीं कहता कि मैं आपको गारंटेड ऑप्टिमम सॉल्यूशन दूंगा। वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन की बात कभी नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि आपकी डिमांड या आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोकली सॉल्यूशंस निकाल के लेकर आता है। अब फॉर एग्जांपल एक चीज समझ के देखिए कि मेरे पास में मुझे एक पोस्टर बनाना है, लेट्स से कि मुझे एक बहुत बड़ी होर्डिंग्स बनानी है। उन होर्डिंग्स को बनाने के लिए मेरे पास जो इमेज हमें चाहिए होगी वो हाई पिक्सल्स की चाहिए होगी, ठीक है ना। और वही इमेज अगर मुझे अपने फोन के अंदर देखनी है तो हम व्हाट्सएप के थ्रू उसको भेज देते हैं, व्हाट्सएप उसको कंप्रेस करके तुम्हारे पास में भेजता है और वो तुम्हें दिख जाती है, हाँ एक फोटो आई है एंड इसमें मेरी शक्ल मुझे दिख रही है, यस इट्स ओके। लेकिन उस फोटो को यूज करके मैं वो होर्डिंग नहीं बना सकता, अदरवाइज वो इतना पिक्सेलेट हो जाएगा कि मेरा पास में काम नहीं होगा। यानी कि अगर मुझे वो होर्डिंग बनानी है तो मुझे लार्ज साइज इमेज चाहिए होगी, ठीक है ना। ये मेरे पास में इसकी प्री रिक्वेस्ट ही है, लेकिन सिर्फ मुझे ये बताना है कि मैं उस फोटो में हूं या नहीं हूं, तो वो व्हाट्सएप इमेज भी मेरे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि वो मुझे बता रही है कि हाँ ये हो जाएगा। और ये कंप्रेस्ड है, छोटी है और बहुत ज्यादा कम स्पेस एंड टाइम ले रही है ट्रेवल करने में भी, मूव करने में भी, तो एक से उधर जाने में, ठीक है ना। तो ये कंप्लीटली सब्जेक्टिव है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और उसके हिसाब से हमारे लिए ऑप्टिमम लोकल सॉल्यूशन क्या है। ये चीज समझ में आ गई। फॉर एग्जांपल देखो, एक मेरे पास दो इमेज यहां पर लेकर आया हूं, एक इमेज ये है हमारे पास में और दूसरी इमेज ये है। इन दोनों इमेजेस के अंदर क्या है, एक मेरे पास में ईगल है, ठीक है ना। यहां पर ईगल के ऊपर देखो कितना ज्यादा फोकस है, ठीक है। यहां पर मेरे पास में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ईगल है, और जो इसका बैकग्राउंड है ये सारा का सारा ब्लरी है, इसके अंदर इतना ज्यादा हमारे पास में इसकी जरूरत नहीं है। हमारा ध्यान, हमारा जो कंसंट्रेशन, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है वो ये ईगल है। लेकिन यहां पर इसके पास क्या क्या इंपॉर्टेंट था, इसने कहा यार मेरे को ये पहाड़ भी अच्छे लग रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड भी, क्लाउड्स भी अच्छे लग रहे हैं, स्काई भी अच्छी लग रहा है और ईगल भी अच्छा लग रहा है, इसको सब चीज अच्छी लग रही है। तो इसने क्या करा, सबके ऊपर फोकस कर दिया, ईगल के ऊपर भी कर दिया, यहां भी कर दिया, यहां भी कर दिया, हर एक चीज को इसने बेटर करने की कोशिश करी, लेकिन अल्टीमेटली वो सब जगह वो फोकस तो कर नहीं पाया। तो एक इसने ऑप्टिमम सॉल्यूशन तो पा लिया कि इसको सब कुछ तो मिल गया, बट इसकी जो वल्चर, जो ये हमारे पास में ईगल की जो इमेज है, ये थोड़ी सी इतनी शार्प नहीं है या इतनी ज्यादा चीजों को क्लियरली दिखा नहीं रही है एज कंपेयर टू दिस, जिसके अंदर बहुत शार्पनेस दिखा रही है मेरे इस ईगल को, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो कहना क्या चाह रहा है, इट डज नॉट यूजुअली प्रोड्यूस ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ये हमारे पास में ऑप्टिमम सॉल्यूशन तो ये प्रोवाइड नहीं करता है, बट रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर अगर हमें कुछ भी काम करना है वो ये काम जरूर कर देता है, ठीक है ना, जिससे हमारा गोल अचीव हो जाए। कहने का मतलब ये है कि इसका जो अचीवमेंट थी वो ये थी कि मुझे सब कुछ चाहिए था तो मैंने सब कुछ दिखा दिया। इसका अचीवमेंट क्या थी कि मेरे को ईगल दिखानी तो उसने ईगल दिखा दिया, ठीक है ना। तो ये सब चीज यहां पर यूज होती है। तो यही चीज को समझने के लिए हम इसको आगे देखेंगे। ये इमेज जो है मैं दोबारा आपको एक बार लेकर आऊंगा कुछ और भी समझाने के लिए, लेकिन यहां पर मैंने बस आपको यह समझाया है कि हम यूजुअली एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन से बना लेते हैं ह्यूरिस्टिकली इंफॉर्मेशन को लेकर, ठीक है ना, और लोकल सॉल्यूशन बनाकर ग्लोबल सॉल्यूशन में पहुंच जाते हैं। वो जरूर नहीं कि वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो। तो यही चीज को सोचते हुए हमारे पास में बहुत सारी ग्रीडी की हमारे पास में एल्गोरिथम्स आई हैं, बहुत सारी अप्रोचेज आई हैं, बहुत सारे सिनेरियोज आए हैं, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और देखते हैं कहां कहां पर हम इस ग्रीडी चीज को यूज करते हैं। यानी कि ह्यूरिस्टिक इन्फॉर्मेशन आइदर हम बना लेंगे अपने एंड पर कि हाँ यार ये हमारे पास ह्यूरिस्टिक इन्फॉर्मेशन, इसको मैंने क्रिएट कर लिया, बेस्ड ऑन दैट हम कुछ एक प्रोडक्ट बना देंगे, कुछ एक अच्छी एल्गोरिथम बना देंगे, कुछ एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना देंगे, वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। उसी के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, कॉमनली इंटरव्यूज के अंदर पूछी जाती है और जनरली भी आपको पता होनी चाहिए, वो होती है हॉफमैन कोडिंग के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हॉफमैन कोडिंग होती क्या है, क्या उसके अंदर काम होता है, कैसे होता है, वो हम आगे देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद हॉफमैन कोडिंग। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं हॉफमैन कोडिंग है क्या। देखो हॉफमैन कोड क्या है, इट इज द
पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑप्टिमल प्रीफिक्स कोड दैट इज कॉमनली यूज्ड फॉर लॉसलेस डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन के लिए यूज होता है, लॉसलेस होता है। डेटा कंप्रेशन क्या होता है, मतलब कि कोई भी डेटा है उसको कंप्रेस कर दिया, छोटा बना के उसको पैक करके भेज दिया, ठीक है। कंप्रेशन और डिटेल में समझाता हूं अभी आपको, लेकिन इन शॉर्ट ये है कि भाई मैंने उसको कंप्रेस करके लिमिटेड करके भेज दिया, डेटा कंप्रेशन। लॉसलेस का मतलब क्या होगा ये भी हम डिटेल में देखेंगे। लॉसलेस का मतलब है कि इसके अंदर ये कंप्रेशन जब हुआ, जब इसको मैं अनकंप्रेस करूंगा तो दोबारा वो ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसके अंदर टेक्निक इसके अंदर हम यूज करते हैं हॉफमैन कोडिंग के अंदर। और हॉफमैन कोडिंग क्या होती है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सच कोड, ठीक है ना। इस कोड को जो यहां से इस कोड से इसमें बदलने के अंदर जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस कोड को बनाने को हम कहते हैं हॉफमैन कोडिंग, ठीक है ना। हॉफमैन कोड क्या होता है कि भाई वो ऑप्टिमल, वो प्रीफिक्स कोड, ये वाला कोड, ये वाला कोड, ये वाला कोड, ठीक है, जो कि लॉसलेस है, जिसको मतलब हम वापस इसकी ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि कैसे बना है, डेटा कंप्रेस करने के बाद में, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हॉफमैन कोडिंग। ये चीज क्लियर हो गई है, जब समझ में आ गई बिल्कुल बात। तो चलो अब इसके जो छोटे छोटे पार्ट हैं इनको समझ लेते हैं, क्या मतलब है इनका। सबसे पहले समझ लेते हैं कि डेटा कंप्रेशन क्या होता है। देखो भाई, जब डेटा कंप्रेशन क्या होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि यार कंप्रेशन क्या होता है। भाई देखो, आपने देखा होगा, आपको कहीं भी जाना होता है, जनरली हमारे पास में ये प्रॉब्लम हर कोई फेस करता है, हर किसी के सामने आज तक जिंदगी में ये आई है। आप स्कूल बैग पैक करते थे, आप ट्रैवलिंग बैग पैक करते हो या कुछ भी पैक करते हो, जब वो नहीं आता आप क्या करते हो, दबाते हो, खींचते हो और चढ़ जाते हो, कोनी से दबाते हो, बैठ जाते हो और उसकी चेन को बंद करने की कोशिश करते हो। दैट इज कंप्रेशन। यही है कंप्रेशन और कुछ नहीं है। कंप्रेशन का मतलब कि जो मेरे पास में लिमिटेड सोर्स है उसके अंदर मैंने उसको फिट कर दिया। ये चीज क्लियर समझ में आ गई कि डेटा कंप्रेशन क्या होता है। अब कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर हमारे पास में डेटा कंप्रेशन क्या है और हॉफमैन ने क्या किया उसके अंदर, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो हॉफमैन ने क्या सोचा कि देखो मेरे पास में जो डेटा कंप्रेशन है, पहले चलो इस बात समझ लेते हैं कि डेटा कंप्रेशन की पहले नीड क्या थी। पहले ये समझ लेते हैं डेटा कंप्रेशन की नीड क्या है। नीड ये है कि हम उसके अंदर उसकी कॉस्ट कम कर सके। मान लो यार मेरे पास में सामान, जो मैंने एग्जांपल लिया था बैग को पैक करने का, अगर मुझे वो सामान एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना है, अगर मैं उसको कंप्रेस करके कॉम्पैक्ट करके एक ही बैग के अंदर फिट कर दूंगा तो मेरी जो कॉस्ट है वो कम लगेगी। अदरवाइज अगर वो उसको मैं सही से कंप्रेस करके पैक नहीं करूंगा तो मुझे हो सकता है 2 बैग ले जाने पड़े। 2 बैग ले जाने के अंदर हमारे पास में टाइम की और हो सकता है स्पेस की वजह से उसकी जो हमारे पास में एडिशनल कॉस्ट उसके ऊपर लग जाए, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। तो अपनी उस कॉस्ट को बचाने के लिए हम कंप्रेशन को यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा हमारे पास में बहुत सारे बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, उन कंटेनर्स के अंदर हमारे पास में कार्गो आ रहा होता है, तो यार वो उस कार्गो को लेकर आ रहे हैं, इतना लंबा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि यार वो खुले बड़े बड़े पैकेट रखेंगे, उसको कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करेंगे। एप्पल क्या कर रहा है, एप्पल ने क्या किया है, एप्पल ने अपने फोन जो निकालने स्टार्ट कर दिए वो क्या करें, वो इतने छोटा सा पैक आता है उनका, पतला सा छोटा सा पैक आने लगा है। उससे फायदा क्या हो गया, जहां पर एक कंटेनर के पहले इतना बड़ा पैक आता था, ठीक है ना, इतना बड़ा आता था, इतना चौड़ा आता था, चार्जर सा फिट होता था उसके अंदर। उन्होंने चार्जर क्यों निकाला, मेन पर्पस भाई चार्जर उनको निकालने का ये नहीं था कि भाई आप जो है एनवायरमेंट के लिए कर रहे हैं, ठीक है एनवायरमेंट के लिए थोड़ा बहुत है, मैं कह सकता हूं उसको, मतलब उन्होंने मान लिया, इस बात को कह दिया और हमने मान लिया, इट्स नॉट दैट मच रेलिवेंट टू मी। बाकी ये जरूर है कि उसके अंदर से वो चार्जर निकल गया, इतना बड़ा चार्जर था तो उससे मेरा पैकेट छोटा हो गया। तो यानी कि जो शिप के अंदर, जिस कंटेनर के अंदर पहले वो 1000 आ रहे थे, अब वो ऑलमोस्ट 2000 या 2500 पीस आने लगे। यानी कि जो उसकी एक्सपोर्टेशन की जो कॉस्ट थी वो उसने रिड्यूस कर ली, और ऊपर से उसने चार्जर भी निकाल लिया, वो कॉस्ट भी उसने रिड्यूस कर ली। उसकी वजह से क्या हुआ, उसके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो गए और उसने अपना छोटा सा कॉम्पैक्ट करके वहां भेज दिया। इसने क्या करा, यहां पर भी डेटा कंप्रेशन करने की कोशिश करी है। डेटा कंप्रेशन उसने इसमें नहीं, फिजिकली उस ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करके कर दिया, ठीक है। सेम काम जो होता है जब हम अपने क्लोथ्स वगैरह उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे पिलोज आती हैं मॉल्स के अंदर, देखे होते हैं एकदम फ्लैट होती हैं, इस तरह से फ्लैट होती हैं, लेकिन जब उसके अंदर हम रैपर को फाड़ते हैं तो उसके अंदर एयर जो उसको पिलोज को फुला देती है, ठीक है ना। उसके अंदर जो उसकी वूल होती है उसके अंदर एयर आ जाती है, तो वो क्या होता है, कंप्रेस ही तो किया। कंप्रेस किस लिए किया, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा माल जो है अपने कंटेनर के अंदर रख सकें, कंप्रेस करके रख दिया है। अगर इतनी मोटी मोटी पिलोज अगर हम भेजने लगे तो बहुत कम माल आएगा, उसको कंप्रेस कर देते हैं, एकदम थिन बना देते हैं, थिन करके उसको भेज देते हैं। ऐसी शर्ट्स वगैरह आती हैं, जीन्स वगैरह आती हैं, वो सब इस तरह से एक्सपोर्ट होके हमारे पास में कंटेनर्स के अंदर आती हैं, या कंटेनर से या फिर रोड पे भी अगर भेज रहे हैं तब भी उसके अंदर इसी तरीके से आती हैं। कंप्रेशन वहां पर भी यूज होता है हमारा, ठीक है। अब इसके अंदर तीसरी चीज जो है वो क्या है कि
टाइप ऑफ कंप्रेशंस कितने होते हैं, मतलब एक होता है लॉसी और एक है लॉसलेस। लॉसी का मतलब कि मैंने कुछ कंप्रेस किया और वो लॉस हो गया, ठीक है ना, अब उसको दोबारा रिट्रीव नहीं कर सकता। और एक होता है लॉसलेस, मतलब मैंने जो उसको कंप्रेस किया मैं वापस रिट्रीव कर सकता हूं। एग्जांपल हमने अभी एग्जांपल किसका लिया था, मैंने लिया था पिल्लो का एग्जांपल। पिल्लो मैंने कंप्रेस करके इतनी पतली सी बना दी थी, लेकिन जब उसको मैं ओपन करूंगा वो दोबारा से इन्फ्लेट हो जाएगी और दोबारा हमारी पिल्लो की शेप ले लेगी, ठीक है ना, यानी कि वो लॉसलेस था। जो हमने इसका कंप्रेशन किया लॉसलेस था, वो पहले पतली थी और अब वो मोटी हो गई है। लेकिन लॉसी कंप्रेशन कौन सा हो गया? लॉसी कंप्रेशन का मतलब क्या हो गया, मैंने एक बहुत अच्छी, यार मेरे पास में बढ़िया सा आईफोन रखा हुआ, मैंने उससे बहुत अच्छी सी फोटो खींची, एकदम मान लो 50 मेगापिक्सल की फोटो खींची, एकदम मस्त आपकी फेस आ रहा है बहुत अच्छा, मस्त स्माइल कर रहे हो और आपकी बॉडी शॉडी एकदम मस्त दिख रही है इसके अंदर, ठीक है ना, व्हाटएवर। और आपने इसको अपनी गर्लफ्रेंड के पास भेजा और कहा कि यार मेरी इसके अंदर मेरा इसके होर्डिंग्स बनवा दो, ठीक है ना। और किससे भेज दिया? आपने भेज दिया इसको वाया व्हाट्सएप। आपने व्हाट्सएप के थ्रू इसको भेज दिया और व्हाट्सएप ने आपकी 50 मेगापिक्सल की इमेज को कंप्रेस करके भेजा, क्योंकि वो इमेज खुद इसको जब भी भेजता है तो कंप्रेस कर देता है, यानी कि, और उसकी जो क्वालिटी हो जाती है वो हो जाती है केबीज के अंदर, एंड इट विल बी अराउंड 50 केबी, ठीक है। और आपकी गर्लफ्रेंड ने आपका यहाँ पर पोस्टर बनवाया और पोस्टर इतना बड़ा बनने की वजह से वो सब कुछ पिक्सलेट हो गया और वहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है ना। तो मतलब यहां पर क्या हुआ, व्हाट्सएप से जो इमेज आई, इससे मैं दोबारा इसको 50 MB की नहीं बना सकता, ठीक है ना, मतलब उस ओरिजिनल इमेज के अंदर इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता। और उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता तो यहां पर हमारे पास में डेटा लॉस हो गया। डेटा लॉस हो गया, डेटा लॉस के अंदर उसको उस टाइप के कंप्रेशन को क्या कहेंगे हम, लॉसी, यानी कि वो कंप्रेशन टेक्निक जिसके अंदर हमारा डेटा एक बार लॉस हो जाए और उसको दोबारा हम रिट्रीव नहीं कर सकते हैं, उस तरह के डेटा कंप्रेशन को कहते हैं हम लॉसी। और दूसरे टाइप की कंप्रेशन जिसके अंदर हम उस पूरे डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं उसको कहते हैं हम लॉसलेस। अब आप कहोगे भाई साहब हम लॉसी फिर करते ही क्यों हैं? करते ही क्यों हैं यार, जब डेटा ही हम रिट्रीव नहीं कर सकते, इसमें तो बड़ा नुकसान हो गया, सब कुछ क्यों हो गया? नहीं यार भाई, हम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड हैं, प्रोग्रामर्स हैं, बहुत चालाक हैं, ठीक है ना। चालाक कैसे हैं तो उसको देखते हैं और दोबारा चलते हैं इस इमेज की तरफ। अब आपने देखा होगा, यहां पर मैं इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूं, कि जब आप इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी फोटो अपलोड करते हो आप इतने सुंदर क्यों दिखते हो? कारण क्या है उसके पीछे? ऐसा क्या चक्कर है कि आप इतने ब्यूटीफुल नजर आते हो यार, क्या बात है? उसका कारण है उनकी एल्गोरिदम, जो उनकी डेटा कंप्रेशन एल्गोरिदम है। अगर यार 50 MB की आप इमेज वहां पर अपलोड कर रहे हो, सेल्फी खींच के मस्त फोटो आपके अंदर, और उसके अंदर भी वो जो उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं हम इंस्टा की, तो एकदम ऐसा लगता है कि यार हमें कुछ वहां पर लोड नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं, इंस्टेंटली हमारे पास में इमेज आ गई। कैसे आ गई यार इतनी 50 MB की इमेज और इतनी जल्दी से कैसे दिख गई मुझे? भाई उसने बहुत क्लेवरली काम किया। लेट्स से तुमने ये वाली इमेज वहां पर अपलोड करी, ठीक है, और मान लो इसके अंदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है ये, तो वो उन्होंने जो एल्गोरिथम बना रखी है अपने अंदर, उन्होंने क्या करा कि इतने पोर्शन के लिए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस पोर्शन के लिए उन्होंने एक अलग एल्गोरिथम बनाई जिसमें कहा कि भाई साहब इसके अंदर डेटा कंप्रेशन मेरा होना है X तरीके से, और बाकी का बचा जो एरिया है उसको भाई कोई नहीं देख रहा, उस पर किसी की नजर नहीं है, इसको तुम कंप्रेस करो Y तरीके से। यहां पर जो कंप्रेशन करना है वो आपको करना है 5%, मतलब कि 100 से 5% पर लेकर आ जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर हमारे पास में 100 से उतना % तक करना है जहां पर उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा डिग्रेड ना हो, मे भी हो सकता है 80% तक ही लेकर आए बस हम। तो यानी कि एक ही इमेज को उसने 2 डिफरेंट तरीके से उसने कंप्रेस किया, ठीक है, और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर अलग टेक्निक लगाई, इसके अंदर लॉसी टेक्निक जो है वो अलग लगा दी। इससे क्या हुआ कि वो हमारे पास में जो अल्टीमेटली जो ओवरऑल इमेज बनी, जो ग्लोबल सॉल्यूशन मेरा बना, वो हमारे पास में कंपैरेटिवली कम साइज का बना जो उसने एक्चुअल में अपलोड किया था, ठीक है। ये चीज क्लियर समझ में आ गई है? तो ये वाली टेक्निक्स भाई इंस्टाग्राम यूज कर रहा होता है। वहां पर अगर इस वाली को देखेंगे, इसके अंदर भी वही चीज है कि हमारे पास में बैकग्राउंड को जो है मेरे पास में कंप्रेस करने का अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो डिटेल्स है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लाउड्स मुझे नहीं दिख रहे, इसमें कौन सा कितना एज है मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन इसके मेरे पास में ये वाले एजेस दिख रहे हैं भाई साहब, इसके जो यहाँ पर विंग्स में से निकल रहे हैं ये मेरे को दिख रहे हैं। इसके ऊपर मेरे को अलग तरीके से सोचना पड़ेगा और यहाँ पर मेरे को अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास में लॉसी एंड लॉसलेस के दोनों कंसेप्ट भी यूज करे जा सकते हैं। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ जितना मेरा ये हाईलाइटेड एरिया था
इसके ऊपर हो सकता है मैं यहाँ पर लॉसलेस लगाऊं और इस सारे के ऊपर मैं लगाऊं लॉसी, ठीक है ना। तो दोनों तरीके हम यूज करके एक बार दोबारा से इमेज जनरेट कर सकते हैं। तो भाई इतना क्लेवरली हमें बनना पड़ेगा, ये सारे काम हमें करने पड़ेंगे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल के अंदर ये सारे पॉइंट समझाए थे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं भाई हॉफमैन भाई ने क्या किया। हॉफमैन भाई बहुत समझदार भाई थे हमारे, काम कर रहे हैं, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं ये व्हाट्सएप जो हमने बना दिया है। तो हमारे जो हॉफमैन भैया थे भाई बहुत समझदार इंसान थे, उन्होंने बहुत कुछ किया था हमारे अंदर। वो क्या करते, बहुत पढ़ते थे, किसी भी आर्टिकल वगैरह को पढ़ते, तो आर्टिकल पढ़ने के अंदर क्या सोचने लगे, उनके दिमाग में क्या आया कि यार मैंने ये आर्टिकल पढ़ा, लेट्स से कोविड-19 के ऊपर मैंने आर्टिकल पढ़ा और एक आर्टिकल के अंदर 15 बार कोविड-19 यूज किया गया है, ठीक है ना। मैंने दूसरा आर्टिकल पढ़ा, हो सकता है मैंने अमिताभ बच्चन के बारे में पढ़ा, अमिताभ बच्चन मेरे पास में उसने 20 टाइम्स यूज कर लिया उस आर्टिकल के अंदर। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस अमिताभ बच्चन की जगह #AB लिख दूं, तो मेरी यार बहुत सारा स्पेस बच जाएगा। उसने यही चीज सोची कि यार जिस वर्ड की फ्रीक्वेंसी बार बार आ रही है, अगर मैं उसको किसी और चीज से रिप्लेस कर दूं जो कि रिलेटिवली लेस स्पेस ले रहा है, तो उससे मेरे पास में कुछ ना कुछ कंप्रेशन हो सकता है। तो उसने भाई यही दिमाग लगाया और इसी अप्रोच को उसने इंप्लीमेंट करके देखा। कैसे इंप्लीमेंट करके देखा, चलो उसको समझते हैं। तो हॉफमैन माइंड ने क्या करा कि मैं एक कोडिंग करूंगा, मैं बहुत अच्छा कोड बनाऊंगा, कुछ ना कुछ करूंगा, ठीक है। तो उसने क्या करा, एक प्रोसेस बना दी कुछ भी फाइंड आउट करने की, मतलब कोड फाइंड आउट करने की, उसको हॉफमैन कोडिंग कहते हैं। वो किस बेसिस पे बनाई, उसने कहा कि हमारे पास में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, लेट्स से ये हमारे पास में आ गया ABCDE, ठीक है ना, ABCDE ये सारे स्मॉल के अंदर हो गए। जो ये सारे कैरेक्टर्स हैं, ये सारे जो हमारे पास में नंबर्स हैं, यहाँ पर ये नंबर्स आ गए, ये आ गए हमारे पास में नंबर्स आ गए, ये जो सारी चीजें हैं, इन सब के लिए हमारे पास में कुछ कोड्स होते हैं और उन कोड्स को हम क्या कहते हैं, ASCII कोड, ASCII, आपने देखा होगा, बहुत बार सुना होगा, ठीक है ना। ये जो कोड्स होते हैं, इस कोड्स के बेसिस पर हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। उस भाई ने क्या कहा कि मैं ये देखता हूं कि मेरे पास में, अभी हम कंसीडर करते हैं सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स फॉर आवर कंसीडरेशन एज ऑफ नाउ, लेकिन ये बहुत सारे होते हैं हमारे पास में। बेसिकली क्या होता है, ये 7 बिट के अंदर जो है ना, जो भी डेटा आ सकता है, उतने सारे हमारे पास में कोड जनरेट कर सकते हैं। हमारा 7 से कुछ नहीं होता कि भाई हम तो कंप्यूटर वाले हैं ना भाई, हमारा तो 2 4 8 16 पे चलेगा ना, 7 से कुछ नहीं होता। तो या तो 8 बिट लगेगा या फिर हमारे पास 16 बिट लगेगा, ठीक है, 32 लगेगा, 64 लगेगा, इतने से कम पे हम काम करते नहीं है, ठीक है नहीं। तो यानी कि इतनी 8 बिट स्पेस के अंदर जो हमारे पास में इसने जो है स्पेस लेता है, इस एक ए को सेव करने के लिए, ठीक है ना। ए सेव करना है, 97 लिख देंगे हम उसके लिए, 97 लिखने का जो भी कोड होगा व्हाटएवर लिख देंगे, बाकी जगह पर 0 आ जाएगा, 97 लिख के आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में कुछ हो गया। तो उसने कहा कि यार हम हर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट यूज कर रहे हैं, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि जो कैरेक्टर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है हमारे उसके अंदर, आर्टिकल लिखने के अंदर या डेटा के अंदर या हमारी टेक्स्ट फाइल के अंदर, तो मैं उसको एक डिफरेंट कोड देता हूं स्मॉलर साइज के अंदर, ठीक है ना। और मे बी जो कम यूज होता है उसको बढ़ा भी दे दो, क्या फर्क पड़ रहा है, वो 1-2 बार ही आना है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो हो जाएगा। जो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है वो 8 बिट तो यूज नहीं कर रहा, वो कम यूज कर रहा, तो अल्टीमेटली जो हमारे पास में ओवरऑल रिजल्टेंट आएगा वो कंप्रेस्ड आने वाला है, ठीक है ना। तो इस सब चीज को देखते हुए उस भाई ने क्या करा, लेट्स से उसने रिसर्च करी, उसने क्या करा, 1000 लेटर्स का एक उसने आर्टिकल बनाया या जो भी बनाया, बहुत पढ़ाई वढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया, और एक वो निकाली उसने फ्रीक्वेंसी निकाली कि हमारे पास में जो ये लेटर्स हैं वो किस किस ऑर्डर में आते हैं। देखा कि 1000 लेटर्स जब मैं लेता हूं तो ऑन एन एवरेज जो ई है मेरे पास में वो आता है 120 टाइम्स उस 1000 में से। उसके बाद कौन सा आता है, इससे छोटा कौन हो सकता है, 77, 76, 85, ये बहुत ज्यादा आ रहा है लेट्स से। उसके बाद में ये 77A बहुत ज्यादा आ रहा है। इसके बाद में ये उसने कहा कि यार ये तो मेरे पास बहुत ज्यादा आते हैं। उसने कहा सबसे कम कौन आ रहा है, वो कहता अरे भाई मेरा जेड तो ना के बराबर यूज हो रहा है, ठीक है ना, एक्स भी मेरा ना के बराबर यूज हो रहा है, ठीक है, और मेरे पास में ये भी ना के बराबर यूज हो रहा है। तो उसने कहा क्यों भी मेरे पास में ना के बराबर यूज हो रहा है, तो उसने कहा कि भाई क्यों ना मैं इसको भले ही कोई भी स्पेस दूं, लेकिन मैं इस ई को तो है ना छोटी स्पेस दे देता हूं। मतलब इस ई को सेव करने के लिए मैं अब 8 बिट यूज नहीं करूंगा, मैं कुछ कम यूज करूंगा, ठीक है ना। वो कुछ कम भी कुछ भी हो सकता है, वो हम सीखेंगे भी, ठीक है ना, वो हम यूज करेंगे। तो ये उसने स्ट्रेटेजी यहां पर लगाई और इस स्ट्रेटेजी के बेसिस पर उसने कहा कि इसके बेसिस पर हम कुछ
अल्टीमेटली कुछ कम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज नोटिसेबल यहां पर ये है कि इसने यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है या इसको हम प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं, इसने एक प्रोबेबिलिटी लगाई है, एक प्रोबेबिलिटी निकाली है कि ऑन एन एवरेज ये प्रोबेबिलिटी है। मैं प्रोबेबिलिटी वर्ड बार बार इसलिए यूज कर रहा हूं कि इसका मैं बाद में एक कंक्लूजन बताऊंगा। तो इसके अंदर जो ये प्रोबेबिलिटी है कि भाई ये जो यूज हो रहा है उसके बेसिस पर मैं उसका कोड जो है स्मॉलर साइज का बना लेता हूं एज कंपेयर टू जिनकी प्रोबेबिलिटी आने की कम है उसका कोड हो सकता है मैं बड़ा बना लूं। ठीक है ना, सिंपल सा वही वाली बात है ना भाई कि अब आपके पास में छोटे छोटे 10 डब्बे हैं और बड़े बड़े 1 डिब्बा है। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली ऐसा तो नहीं है कि मैं सबका साइज बराबर करता तो ये तुम्हें बहुत बड़ा कंटेनर की स्पेस ले लेते हैं सबके सब। मान लो एग्जांपल लेते हैं, चलो एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल हमने ये ले लिया कि हमारे पास में एक ये इनपुट है। ठीक है ना, इनपुट क्या है, ए बी सी, समझो ए बी सी डी 4 तरह के कैरेक्टर लिखे हैं जिसके अंदर ए जो है वो मेरे पास में 7 टाइम आ रहा है, 70% फ्रीक्वेंसी है उसकी। ठीक है, ए की। उसके बाद में बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरे पास में 10% है। ठीक है, सी की फ्रीक्वेंसी मेरे पास में कितनी है, ये भी 10% है, और डी की फ्रीक्वेंसी लेट से मेरे पास में 10% है। अभी सिंपलिसिटी के लिए मैंने ऐसा यूज किया, हो सकता है हमारे पास में डेटा कुछ इस तरीके से आए। ठीक है ना, वो वेरी करेगा, वो हम बस सीख जाएंगे अभी और सब चीजें सीखेंगे आराम डिटेल में, लेकिन सिंपलिसिटी कैलकुलेशंस के लिए मैंने यहाँ पर ये कर दिया। तो इससे मुझे क्या पता चला भाई, देखो मेरे पास 4 कैरेक्टर अगर सेव करने हैं तो मुझे मेरे पास कितने बिट्स हमारे पास सफिशिएंट है भाई, 2 बिट सफिशिएंट है, मतलब वही 0 0 0 1 1 0 1 1 4। अगर ये 5 होते तो कितने बिट हमें जरूरत पड़ती, तो हमें भाई साहब 3 बिट की जरूरत पड़ती। ठीक है ना, 3 बिट की। समझ में आ रही है ये बात? तो 3 बिट क्यों पड़ती कि हमारे पास में 5 लिखने का क्या तरीका होता, 1 0 1। ठीक है ना, तो ये 4 + 1 5 बन गया। तो ये लिखने का तरीका होता 5 लिखने का, इसलिए हमें एटलीस्ट 3 यहाँ पर बिट चाहिए होते। और 3 बिट से हम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 8 तक बना सकते हैं, वो 8 कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन जाते। तो ये चीज हमारे पास में क्लियर हो गई। अब अगर यहाँ पर देखा जाए इसकी वजह से, देखो हमारे पास में हम ये मान के चल रहे हैं कि जो है ये एक कैरेक्टर जो है ए, इसको सेव करने में हमारे पास में 7 बिट लग रहे हैं। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन हमारे पास में 14 बिट तो लग गए इसको सेव करने में, जितने भी एज हैं उनको सेव करने में, क्योंकि हमारे पास में 7 तो ये हैं, नहीं सॉरी हमारे पास में 2 बिट लग रहे हैं, एक भी कैरेक्टर सेव है 2 बिट लगे ना भाई, सॉरी माय मिस्टेक, माय बैड। हमें ए को सेव करने के लिए लग रहे हैं 2 हमारे पास में बिट, हमारे पास में 7 जो है ए है यहाँ पर, तो 7 ए को सेव करने के लिए 14 बिट लग गए। ठीक है, एक बी को सेव करने के लिए 2 बिट लग गया, दूसरे सी को सेव करने के लिए हमारे पास 2 बिट लग गया, डी को सेव करने के लिए हमारे पास 2 बिट लग गया। टोटल खर्चा मेरे पास में आ गया 20 बिट का। ये बात क्लियर समझ में आ गई। लेकिन हफमैन ने कहा कि भाई एक काम करो भाई, ये जो ए है ना भाई बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है ना, मैं तो इसको भाई 1 ही बिट दूंगा, मैं नहीं दे रहा इसको ज्यादा, 1 से ज्यादा। उसने कहा ठीक है भाई 1 दे रहे हो तो एक काम करो, इसको क्या देना चाहते हो? कहता मैं इसको 0 देना चाहता हूँ जी, या तो 0 देगा या 1 देगा। ठीक है ना, मैं इसको 0 देना चाहता हूँ जी। 0 देना चाहते हो तो ठीक है जी, 0 इसको दे दिया आपने। तो 0 देने की वजह से इसके अंदर नया कोड हो गया हमारे पास में इसका 0। ठीक है, अब क्या करोगे? अब मैं चाहता हूं जी मैं बी को जो है 1 बिट का इसको कोड दूं, या फिर मैं हो सकता है कि भाई अब 1 बिट में मैं इन बाकियों को तो कैसे दिखा ही नहीं सकता, क्योंकि आप सिंगल के अंदर तो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि या तो 0 होगा या कोई चीज 1 होगी। ठीक है ना, सिंगल बिट के अंदर हम डिफाइन कर रहे हैं। हो सकता है मैं इसको सिंपलिसिटी के लिए ले रहा हूं, अभी हम इसको भी हम 1 बोल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन अभी सिंपलिसिटी के लिए मैं कह देंगे 0 जो है हमारे पास में वो ए रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, 1 अभी हमारे पास में कुछ नहीं कर रहा। अब अगर कोई भी चीज अगर 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना, 0 से स्टार्ट होगी, ऐसे करके स्टार्ट होगी, तो मैं इसको क्या मान लूंगा, ए मान लूंगा। मुझे कुछ ऐसा कोड देना है कि मैं इसको ए ना मानूं, मैं इसको मान लूं बी। ठीक है ना, तो यानी कि मैं इसको कहां से स्टार्ट करूंगा, मैं इसको 1 से स्टार्ट कर दूंगा। मैं कहूंगा ठीक है जी मैं 1 को स्टार्ट कर देता हूं, तो या तो मेरा 1 में बी बना सकता हूं, या मैं 1 के आगे 1 भी बी बना सकता हूं, या 1 के आगे 0 इसको भी मैं बी बना सकता हूं। तो मेरे पास में, और या फिर मैं 1, ठीक है, या तो मैं इस स्ट्रेटेजी को इसके अंदर इस्तेमाल कर सकता हूं, तो यहां से मेरे पास में बचे हुए 3 उनको मैं ऑक्यूपाई कर सकता हूं। लेकिन इसके साथ कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, अगर मैंने 1 से इसको बी कह दिया, ठीक है ना, मैंने इसको 1 से बी कह दिया, तो मैं यहां पे कंफ्यूज हो जाऊंगा ना भाई। अगर मैं 1 1 किसी को कोड दूंगा तो क्या करूंगा, मैं उसको तो कोई कोड नहीं सकता कि इस पहले 1 के आते ही वो समझेगा कि ये तो बी है। ठीक है ना, तो यानी कि मैं 1 से तो कोड स्टार्ट कर नहीं सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब मेरे को बाकी के 3 जो हैं वो कैसे सेव करे जाएं। एक तो जो है स्पेस है फर्स्ट के अंदर, ना तो 0 आ सकता ना 1 आ सकता। अब कुछ और बदलना पड़ेगा मुझे एक और स्पेस चाहिए होगा। एक और स्पेस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर लिख सकता हूं, अगर मैं यहां पर इसको 0 से 1 करता हूं तब भी कंफ्यूजन मेरे पास में क्रिएट हो जाएगा, जो मेरे पास में यहां पर हो रहा था। तो मैं एक काम करता हूं, मैं 3 बिट का कोड दे देता हूं इसको। 3 बिट का कोड क्या करेगा, जो कि स्टार्ट होगा हमेशा 1 से। मैंने कहा कि मैं इसको 3 बिट का कोड देता हूं जो कि हमेशा स्टार्ट होगा 1 से, और उसके बाद वो कुछ भी हो, 2 बिट उसमें अंदर कुछ भी हो। इसके अंदर ही 3 बिट की वजह से मैं 8 कैरेक्टर्स को सेव कर सकता हूं, मुझे मात्र सेव करने 3 अभी तो। ठीक है, बाकी मैं 3 बिट का देना चाहता हूं इसको।
तो यानी कि एक कोड मैंने दे दिया यहाँ पर 1 से स्टार्ट करूंगा, 0 1 दे दिया, ठीक है। दूसरा 1 से स्टार्ट करूंगा, 1 1 0 दे दिया, और तीसरा लेट से मैंने दे दिया 1 1 और 1 दे दिया। ये मेरी मर्जी है, मैंने सारे के सारे 1 से स्टार्ट करे हैं, ठीक है ना, जिससे कि मैं ये आइडेंटिफाई कर सकूं कि ये हमारे पास में क्या है। तो अब अल्टीमेटली मेरे पास में स्पेस यूटिलाइज हुई। देखो इसने यूज करा 1 बिट, कितने बिट टोटल थे यहाँ पर 7 थे, तो 7 इंटू में 1 बिट इक्वल टू 7 बिट स्पेस इसने यूज करा, ठीक है। इसने कितना यूज करा, 3 बिट है, ये 3 बिट कितने हैं, ये एक एलिमेंट है, तो यानी कि हमारे पास में कितना स्पेस हो गया, 3 बिट इसने यूज किया। इसने भी यहाँ पर बस एक एलिमेंट है और 3 बिट इसने यूज करें, तो 3 बिट इसने यूज कर लिया। यहाँ पे एक एलिमेंट है और 3 बिट इसका साइज है, तो यहाँ पर भी 3 बिट इसने यूज कर लिया। तो कितना टोटल हो गया, 3 3 6 और 10 और 6 16, टोटल इसने 16 बिट अब इस्तेमाल किया। तो अगर अब हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल हमारे पास में कितने बिट यहाँ पर हो गए हैं, वो हो गए 7 + 3 + 3 + 3, टोटल कितने हो गए हमारे पास में 16 बिट, ठीक है। चलो तो वो मैं यहाँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ पर 16 बिट का जो हमारे पास में जो स्पेस है वो यूटिलाइज हुआ है। यहाँ पर हमारे पास में जो कंप्रेशन के अंदर जो सेविंग हुई है वो ये 25% की, क्योंकि हमारे पास में 16 बिट यूटिलाइज हुए हैं नाउ विद द न्यू कोडिंग टेक्निक, ठीक है ना। और जो पहले हमारे पास यूज हो रहे थे वो 20 हो रहे थे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमें हॉफमैन ने ये बताया कि हम इसी तरीके से बेस्ड ऑन दिस फ्रीक्वेंसी, हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिखाई है या फिर इसको हम प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं किसी भी वर्ड को आने की, बेस्ड ऑन दैट ह्यूरिस्टिक इंफॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं, एक और नया कोड बना सकते हैं, जिसको हम इस तरीके को कहते हैं हम हॉफमैन कोडिंग करना। एक नया कोड बना सकते हैं और उससे हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं हमारे पास में, और जो उसके बाद आउटपुट आएगा वो अल्टीमेटली कंप्रेस्ड फॉर्मेट में आएगा, जो कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आया है उसने 16 बिट स्पेस लिया है, ठीक है ना। ये चीज हम यहाँ पर आराम से क्लियरली देख सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि अब हॉफमैन कोडिंग तो हमें समझ में आ गई, वो हॉफमैन कोड कैसे करना है, मतलब कि वो कैसे कोड बना रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो कोडिंग कैसे होगी वो हम सीखते हैं अपना हॉफमैन ट्री से, ठीक है ना। हॉफमैन ट्री जो है हमारे पास में उस कोड को बनाना जनरेट करके दे देता है, कैसे काम होता है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे वो कोड जनरेट करते हैं। देखो भाई साहब, यहाँ पर भी हमने जो देख रखा है, यहाँ पर जो एक टेबल हमें दे रखी है, इस टेबल के अंदर हमने क्या दे रखा है कि हमारे पास में लेट से एक कैरेक्टर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, 5 ये। हमारे पास में 5 कैरेक्टर है यहाँ पर, ठीक है ना। इनका जो हमारे पास में कोड दे रखा है वो कोड हमारे पास में ये दे रखा है, यानी कि 3 बिट का कोड है, 5 कैरेक्टर आराम से सेव हो जाएंगे। यानी कि इसने टोटल अभी तक जो स्पेस लिया इस कोड ने, पांचों ने, अगर हम देखते हैं 1 टाइम भी अगर आते हैं तो 3 5 15 बिट इन्होंने स्पेस ले लिया, ठीक है ना। अब प्रोबेबिलिटी जो इसमें बताई है वो बताइए कि हर एक इस कैरेक्टर को आने की प्रोबेबिलिटी A1 को आने की है 0.12, A2 को है 0.04, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास में A3 के आने की है 0.44, और सबसे लीस्ट किसकी हो गई हमारे पास में A2 की, इसकी आने की, ठीक है ना। ये चीज हमें यहाँ पर देख सकते हैं हम। इसको मैं डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारे पास में सबसे कम आने की प्रोबेबिलिटी है, और जो मैंने सर्कल किया है सबसे ज्यादा आने की, ठीक है। उसके बाद A4 की 0.17 एंड A5 की 0.23 हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। अब हमें कुछ इस तरीके से काम करना है जो हमारा नया कोड आए वो एटलीस्ट बेटर हो इस 15 बिट से। बेटर क्या मतलब, मोस्ट एफिशिएंट हो, मुझे तो ऐसा बनाना है। तो क्योंकि हॉफमैन के यार इतनी ज्यादा रिसर्च हो चुकी है, इतना हाई लेवल पर ये काम हो चुका है कि इससे ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं हो सकता। ये तो अगर हम प्रोबेबिलिटी वाली जो ये प्रोबेबिलिटी वाली हम ये स्ट्रेटेजी अगर यूज करें तो इससे बेटर सॉल्यूशन नहीं आ सकते। इसलिए ज्यादा दिमाग में तो लगाना कि हम इससे बेटर कुछ ढूंढ डालेंगे, कुछ नहीं ढूंढ सकते आप, ठीक है। इसको समझ लीजिए अच्छे तरीके से, ये सबसे बेस्ट है। तो ये जो हमें कोड बना के देगा, जो हॉफमैन ट्री हमें कोड बना के देगा, वो सबसे ऑप्टिमाइज कोड बना के देगा। तो चलो ये सीखते हैं कैसे बनाते हैं ये कोड। इसका सबसे सिंपल सा तरीका क्या है कि भाई आप एक काम करो, सबसे छोटे एलिमेंट्स ढूंढो, ठीक है। कोई भी 2 एलिमेंट सबसे छोटे ढूंढो। लेट्स से यहाँ पर सबसे छोटे एलिमेंट थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, यहाँ पर गंदा बंदा नहीं होना करना चाहिए हमें ज्यादा बोर्ड, पहले भी परेशानी आ गई थी, ज्यादा लिख देते हैं तो ये मना करने लग जाता है। ओके, तो सबसे छोटे कोड पहले ढूंढो, सबसे 2 छोटे कोड ढूंढो। एक तो मेरे पास में ये आ गया 0.04 जो कि A2 का है, और उसके बाद सबसे छोटा हो गया A1 का जो है 0.12। ये चीज दिख गई आपको। इन दोनों को उठाकर ट्री के सबसे नीचे डाल दो। मैंने यहाँ पर डाल दिया, ये डाल दिया मेरे पास में 0। इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि जो छोटा है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए। 0.04 हमारे पास में ये तो सबसे नीचे लेफ्ट साइड में होगा, और 0.12 मेरे पास में राइट साइड में होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है ना। लेफ्ट और राइट का, लेफ्ट में वो रहेगा जो छोटा होगा। इसका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास में 0.16,
ठीक है ना, ये उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, ये इसका पेरेंट बन गया। ये क्या है मेरे पास में 0.04 है मेरे पास में A2 और ये है मेरे पास में A1। ये चीज समझ में आ गई। अब देखना है नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी इनसे ऊपर कौन सी प्रोबेबिलिटी है मेरे पास में, ये तो हो गई 1 2 हो गई। इससे बड़ी कौन सी है 0.17 है, ये है। ये बड़ी है किससे 0.16 से, यानी कि इसके राइट में आएगी, तो यहां पर आ जाएगा 0.17। ठीक है, ये आ गया। ये है हमारे पास में A4। अब इसका जब हम सम कर देते हैं, सम कितना हो जाएगा 7 6 हमारे पास में हो गया 13 का 3 और 1 2 एंड 3 33 0.33। ओके, 0.33 हमारे पास में इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, यहां तक हमने सम करते चले जा रहे हैं। ये मेरे पास बन गया। अब इससे बड़ा देखना पड़ेगा, ये हमने देख लिया। इससे बड़ा हमारे पास में 23 है, तो ये यानी कि 0.23 है। 0.23 33 से छोटा है, तो यानी कि ये लेफ्ट साइड में आएगा, तो 0.23 मेरे पास यहाँ पर आ गया। इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये लिख लेते हैं पहले। हमारे पास में क्या था, ये A4 हो गया, ये मेरे पास में A5। ओके, अब इसका सम कर लेते हैं। इनका सम हो जाएगा यहाँ पर 6 होगा एंड 3 and 2 5 हो गया 0.56 और ये हमारे पास में यहाँ तक का ट्री बन गया। अब इसके बाद इससे बड़ा देख लेते हैं, ये ले लें। इससे बड़ा हमारे पास लास्ट ये बचता है 44 0.44। ये छोटा है 0.56 है, तो ये भी लेफ्ट में आएगा 0.44। अब यहाँ पर इसको लिख देते हैं हम A3 एंड अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी सम यहाँ पर 1 आ गया है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पे चल रहा है ना सारा का सारा काम, तो सम जो आना चाहिए हमेशा 1 आना चाहिए। ये चीज हमारे पास हो गई, प्रोबेबिलिटी सम हमारे पास ये आ गया। ठीक है, रूट पर हम पहुंच चुके हैं, रूट पर प्रोबेबिलिटी सम हमारे पास में 1 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो होने वाला है वो ये होने वाला है कि हमें इसको कोड देना है। ब्लंटली कुछ नहीं करना, रूट से स्टार्ट करेंगे, लीफ तक जाएंगे, लेफ्ट साइड वाले को 0 बोलेंगे और राइट साइड वाले पाथ को 1 बोलेंगे। सिंपल, कुछ नहीं करना, बिल्कुल ब्लंटली काम करना है। यानी कि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, रूट से नीचे आ रहे हैं, तो यहां से लेफ्ट वाले को 0 बोलेंगे और इसके राइट साइड को 1 बोलेंगे। इसके उस पे एज पे लिखो, चले जाओ। ठीक है ना, अब यहां पर इस वाले पर पहुंच गए हम। इसके लेफ्ट पर हम 0 लिखेंगे और इसके राइट पर हम लिखेंगे 1 लिखेंगे। सिमिलरली इस वाले नोड पर पहुंच गए, यहां से इसके लेफ्ट को हम 0 लिखेंगे, इसके राइट को 1 लिखेंगे। यहां पर पहुंच गए, इसके अंदर लेफ्ट के अंदर हम 0 लिखेंगे, राइट के अंदर 1 बोलेंगे। दैट्स इट, हमारा काम हो गया है। अब कैसे कैसे हुआ हमारा काम, कोड कैसे मिलेगा? कोड लेने का सिंपल सा तरीका है भाई साहब, आपको ढूंढना है अगर A1 का कोड ढूंढने के कैसे देखेंगे, आप टॉप से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, टॉप से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट किया और A1 कहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है। यानी कि आप कैसे कैसे जाओगे, इस पर जाने का रास्ता आपके पास होगा। यहां जाओगे पहले 1 मैंने लिख दिया, फिर इसके बाद इसके भी राइट में जाओगे आप, यहां पे भी हमारे पास में एक और 1 आ गया। अब इसके लेफ्ट में जाओगे आप, एक हमारे पास में सॉरी यहां पर 1 आएगा, यहां पे 0 आएगा और इसके यहां पर राइट में जाओगे, यहां पर 1 आ गया। तो यानी कि हमारे पास में A1 का कोड हो गया 1101। ये चीज क्लियर समझ में आ गई है। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, को क्लीन कर देते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, और ये भी क्लीन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कोड हमारे पास में किसका निकालना है, A2 का। A2 का कोड कैसे निकालना, A2 कहां है मेरे पास में, A2 ये रहा मेरे पास में। A2 तक कैसे जाएंगे हम, A2 तक जाने का रास्ता है, ये जाओगे ऐसे एंड यहां से जाओगे आप ऐसे। ठीक है ना, तो यानी कि क्या हो गया 1100, तो 1100 इसका कोड हो गया। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, इसको भी क्लीन कर देते हैं, यहां से हटा देते हैं। उसके बाद तीसरा रास्ता मेरे पास बन रहा है, वो है A3 का निकालना है। A3 कहां है मेरे पास में भाई, A3 है, A3 ये रहा मेरे पास में। A3 का रास्ता क्या है, ये रहा भाई साहब। A3 को कोड दे दिया 0, बहुत अच्छी बात है। चलो जी, उसके बाद नेक्स्ट रास्ता निकालते हैं। किसको करना है, अब करना है जी हमें A4 को निकालना है। A4 कहां है मेरे पास, ये रहा। A4 का रास्ता क्या है, A4 का रूट से रास्ता है ये। ठीक है, 111 तो A4 का हमारे पास में जो रास्ता हुआ वो ये रहा। इस रास्ते से हम जाएंगे तो इसका कोड क्या हो जाएगा 111। ठीक है, इस रास्ते से हम जा रहे हैं, ये चीज क्लीन हो गई, क्लियर हो गई मतलब आपको। तो A4 भी हमने लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब किसका ढूंढना है, A5 का ढूंढना है। A5 कहां है मेरे पास में, ये रहा मेरे पास में A5 का रास्ता क्या है, ये और ये। ठीक है, कैसे होगा इसका मतलब ये हो गया 1 and 0। तो भाई ये चीज एकदम क्लियर हो गई आपको। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखोगे इन नए कोड्स को, अगर आप देखते हो यहाँ पर नए कोड्स के अंदर क्या दिख रहा है, देखो डिफरेंट लेंथ के हमारे पास कोड हो गए। ये 4 वेरिएबल का हो गया, 4 बिट का हो गया, ये 1 बिट का हुआ, ये 3 का हुआ, ये 2 बिट का हुआ। हर किसी को डिफरेंट बिट्स मिले हैं, इस तरह से मिले हैं, यूनिकली मिले हैं कि वो कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे किसी के साथ में भी। ठीक है, और ये जो ट्री बना है, ट्री हमारे पास हॉफमैन ट्री बन गया। इस हॉफमैन ट्री से हमने एक नया कोड बना दिया है और ये ऑप्टिमाइज्ड है। अभी ऑप्टिमाइज्ड कैसे, जब इसको चेक करेंगे हम, इसको जब हम देखते हैं किसी भी बड़े टेक्स्ट के साथ में, बड़े उसके साथ कंप्रेस करके देखेंगे, तो जो हमने एक चीज देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा है, इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो यानी कि अल्टीमेटली इसने कितना स्पेस लिया, ठीक है, देखो इसने लिया एक बिट, 1 बिट, मैं इसको इधर लिखता हूं, A1 प्लस में A2 प्लस में A3 प्लस में A4 प्लस में A5, ये करना है मुझे, ठीक है ना। तो A1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई है, A की हो गई है 4 बिट उसमें यूज हो रहे हैं, ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.12 प्लस में हमारे पास में A2 है, A2 के अंदर भी 4 बिट यूज हो रहे हैं, कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.04, उसके बाद प्लस करते हैं A3 के अंदर कितने बिट यूज हो रहे हैं, 1 बिट यूज हो रहा है, और कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी 0.44, उसके बाद में हमारे पास में A4 के अंदर 3 बिट्स यूज हो रहे हैं, और कितनी प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर उसकी 0.17, प्लस में A5 के अंदर कितने बिट यूज हो रहे हैं, 2 बिट्स यूज हो रहे हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी 0.23। तो जल्दी से आपकी इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूं मैं, कितनी होती है, जो कि आ जाती है 2.05 बिट पर सिंबल, ठीक है ना। ये मेरे पास में दोबारा वही प्रॉब्लम है, 2.05 बिट पर सिंबल हमारे पास में इसकी वो आ जाती है, प्रोबेबिलिटी आ जाती है, जो कि अभी थी 3, वो अब चेंज हो गई है 3 से 2.05 के अंदर, ठीक है, ये चीज हो गई है। ये सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया है, जब इसको देखेंगे परसेंटेज के अंदर तो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है। ऐसा ही बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज हम चेक कर रहे होते हैं डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर, और उसके बेसिस पे ही हम निकालते हैं उसका कोड प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर, और उसको बेस्ट ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। हॉफमैन ट्री से जो हमारे पास में ट्री बनने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज होने वाला है, इसलिए उसको अंदर आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आप इस अप्रोच को यूज करके देखिए, जो ये अप्रोच मैंने आपको बताई है, इस अप्रोच से जो आपका ट्री बनेगा वो आपको दिख जाएगा। ये चीज इंटरव्यू में पूछ रहे थे, कई बार आपको हॉफमैन कोड पूछ लेते हैं कि क्या होता है, हॉफमैन कोडिंग क्या होती है, कैसे वो कंप्रेशन काम कर रहा होता है, डेटा कंप्रेशन के ऊपर वो बेसिकली इसी चीज को पूछना चाह रहे होते, तो वो हमने आपको इसके अंदर यहाँ पर डिटेल में बता दिया है। अब इसके अंदर जो एक और चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं वो ये है कि भाई ये हॉफमैन कोडिंग कहां पर फेल होने वाली है। ये देखो भाई सब, जो हॉफमैन काम कर रहा है सारा का सारा काम किस चीज पे कर रहा है, वो कर रहा है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। अगर आपने उसको प्रोबेबिलिटी का डेटा गलत दिया या नहीं दिया या सही नहीं दिया, तो उसका कंप्रेशन, उसका जो टेक्निक है वो फेल हो जाएगी, कोड बनाने की टेक्निक जो फेल हो जाएगी, वो वर्क ही नहीं करेगी। अब बेसिकली क्या है, जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज है, इसके अंदर आपने 1000 मिलियंस ऑफ आर्टिकल्स आपने उठा लिए, उसके अंदर आपने प्रोबेबिलिटी हर वर्ड की, हर कैरेक्टर की वहां पर देख ली, उससे निकाल के आपने एक सटीक एक एवरेज आपके पास में आ गया है कि किसी भी कैरेक्टर की जो प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इसलिए इंग्लिश के अंदर हॉफमैन कोडिंग की प्रोबेबिलिटी ऑप्टिमम जो है हमारे पास में रिजल्ट्स हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा कंप्रेशन अच्छा हो सकता है एज कंपेयर टू किसी लोकल लैंग्वेज के अंदर। मान लो कोई भी ऐसा बंदा आ गया जिसके अंदर जिस लैंग्वेज को हम लोग जानते ही नहीं है, और उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे पास में कि हमारे पास में वो प्रोबेबिलिटी का डेटा ही नहीं होगा उसके अंदर। डेटा, अगर वो डेटा नहीं होगा तो जो कंप्रेशन टेक्निक होगी वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगी। यानी ये हॉफमैन कोडिंग की लिमिटेशन है कि अगर आपका प्रोबेबिलिटी का डेटा नहीं है, मतलब वो ह्यूरिस्टिक इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप सही रिजल्ट पर, ऑप्टिमम रिजल्ट पर नहीं पहुंचोगे। ये चीज क्लियर समझ में आ गई। तो यहां पर हमारा ये हॉफमैन कोडिंग भाई फेल हो जाती है। तो चलो नेक्स्ट काम करते हैं, नेक्स्ट चीज सीखते हैं। हम करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपनी फाइल शॉर्टिंग के बारे में कि फाइल शॉर्टिंग क्या होती है। फाइल शॉर्टिंग सिंपल सा हमारे पास में, ये भी हमारे पास में एक तरीका है कि आपको मान लो 3 फाइलें दे दी, ठीक है ना, F1, F2 एंड F3, 3 फाइलें दे दी, तीनों के अंदर 100 पेजेस हैं। अब आप इसके अंदर अगर आपको कहा जाए कि भाई इनको मर्ज करो, ठीक है ना, मर्ज करने के बाद में इसको रख दो, मर्ज करके जब आप इसको रखोगे तो वो कौन सा तरीका लोगे कि आप क्या करोगे, F1 F2 को पहले जोड़ोगे या F2 F3 को जोड़ोगे या F3 F1 को करोगे, किसको किसके साथ में मर्ज करोगे, ये कैसे डिसाइड करोगे, ये कैसे पता चलेगा, है ना। तो इसके अंदर भी हमारे पास में ग्रीडी अप्रोच की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जाती है, जहां पर हम ये देखते हैं कि एक लोकल ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमें बनाना है, हमें देखना है कि लोकली हम कैसे काम कर रहे हैं और उसके बेसिस पर हम आगे बढ़ के उस प्रॉब्लम को ग्लोबली सॉल्व कर रहे होते हैं। अब मान लो हम इसके अंदर यहाँ पे एक सॉल्यूशन करते हैं, हम ये कह रहे हैं कि मुझे ये 2 फाइलें यहाँ पर मर्ज करनी है, ठीक है। अगर ये 2 फाइलें मुझे यहाँ पर मर्ज करनी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लेट्स से मैंने उठा ली, इसमें से पिक कर ली 2 फाइलें, एक फाइल मैंने लेट्स से मैंने ले ली F2 और एक फाइल मैंने ले ली F3, ठीक है ना। मैंने सोचा यार मैं बड़ी बड़ी फाइलों को पहले मर्ज कर लेता और उसके बाद छोटी को कर लूंगा। तो मर्ज करने के अंदर का मतलब क्या हो गया कि मैंने एक फाइल से उठाकर कुछ निकाला, मतलब एक कुछ मूवमेंट मैंने यहां से करे और कुछ मूवमेंट मैंने यहां से करे, और यहां पर एक मैंने यहाँ पर
एक स्टैक बनाया और उसके अंदर रख दिया, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर सारे के सारे पेजेस यहाँ पर रखते चले गया, ठीक है ना, इसके अंदर इसको मर्ज करने के अंदर। तो यहाँ से यहाँ पर उठाने में और यहाँ से यहाँ पर उठाने में कितने मूव्स हुए मेरे पास में भाई? मूव्स मेरे पास यहाँ पर हो गए 200 मूव्स तो इसके हो गए, 300 मूव्स के मतलब 500 मूव यहाँ पर हो गए इसके, ठीक है ना। 500 मूव्स मेरे पास हो गए। अब यहाँ पर मेरे पास एक स्टैक आ गया है। अब क्या कर सकता हूँ भाई, मैं इस स्टैक को उठाकर इसके साथ में मैं मर्ज कर सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, एक और यहाँ पर स्टैक बनाया जिसके अंदर मैंने इससे लिया, यहाँ से उठा के मर्ज कर दिया, यहाँ से उठाया, यहाँ से मैंने मर्ज कर दिया इसको उठा के। अब यहाँ पर मैं इसको मर्ज करता जा रहा हूँ, मर्ज करता जा रहा हूँ। कितने मूव्स यहाँ पर होंगे मेरे पास में? यहाँ पर मूव होंगे, देखो जी, इस वाले स्टैक के अंदर तो कितने हैं, 500 है इसके अंदर, 500 पेजेस हैं इसके अंदर, 500 पेज है यहाँ पर। तो यहाँ पर मूव हो जाएंगे 500 प्लस में कितने हो जाएंगे 100, ठीक है, 600 मूव्स यहाँ पर हो गए। तो यानी कि इस टोटल मर्जिंग के अंदर हमारे पास में कितने हमारे पास में मूवमेंट्स हुई हैं, 1100 मेरे पास में मूवमेंट्स हो गई यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर मैं ये चूज करता हूं, अगर मैं ये ह्यूरिस्टिकली सोच के चलता हूं, मैं पहले बड़ी फाइलों को सॉल्व कर लेता हूं, पहले बड़ी फाइलों को मर्ज कर लेता हूं, तो उसके अंदर जो मुझे मूव करने पड़े हैं वो करने पड़े हैं 1100, ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। लेकिन कोई और बंदा होता है कहता है नहीं यार भाई मैं हूं बहुत आलसी इंसान, पहले छोटी फाइलें तो कर लूं, बड़ी को बाद में करूंगा। वो कहता ठीक है जी मैं दूसरा चेंज करता हूं, मैं इनको सॉल्व करता हूं, मैं पहले मर्ज करता हूं 100 को F1 को प्लस F2 को, ठीक है ना, F1 प्लस में F2 यहां भी लिख देता हूं मैं, ये है F2 प्लस में F3 और ये है मेरे पास में F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। मैं इसको प्लस करता हूं, यहां पर मैंने ये सब कुछ कर दिया यार, ये सब कुछ बाद में परेशान ना करे, छोटे छोटे डॉट्स हटा देता हूं मैं अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि बाद में बहुत परेशान करता है ये, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या करा, F1 F2, तो यहां पर मूव्स कितने हो गए मेरे पास में, यहां पर मूव हो गए मेरे पास 300, ठीक है ना, क्योंकि 100 इसके हुए और 200 इसके हुए। अब इसके बाद मैं किसको मर्ज कर रहा हूं, मैं इस वाले स्टैक को इसके साथ मर्ज कर रहा हूं। अब यहां पर मूव्स कितने हो गए मेरे पास में भाई, यहां पर मूव हो गए मेरे पास में 300 तो इसमें थे और 300 इसमें, तो 600 इसमें हो गए। तो टोटल मूव्स कितने हो गए यहां पर मेरे पास में, 600 प्लस 300 900। अरे मेरे भाई ये तो उससे बेटर है, यानी कि जो आलसी इंसान था इसने कहा कि भाई मेरे बस की नहीं है, उसने जो हमारे पास में मर्जिंग करी वो किससे करी, वो इससे करी कि मैं पहले छोटी फाइल्स उठाकर मर्ज करता हूं उसके बाद में बड़ी करता हूं। तो इस चीज से हम एक ग्लोबली क्या चीज कंक्लूड कर सकते हैं, मतलब एक क्या ह्यूरिस्टिक इंफॉर्मेशन बना सकते हैं कि अगर फाइल सॉर्टिंग करनी हो मुझे और उसको क्लब करके मर्ज करके रखना हो मुझे, तो मैं उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी लगाऊं, क्या पहले सारे के सारे बड़े वाले लेकर मैं मर्ज करना स्टार्ट करूं या छोटे वाले लेकर करूं। जब हमने इसको ऑब्जर्व किया देखा यहां पर, तो हमें पता चला कि हमें पहले छोटी फाइल्स यहां पर मर्ज करनी चाहिए, उसके बाद मुझे बड़ी फाइल यहां पर मर्ज करनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब छोटी से बड़ी की तरफ जाना पड़ेगा, तो उसके अंदर हमारे कम मूव्स होंगे और हमारे पास में एक बेटर ऑप्शन मिलेगा। तो ये हमारे पास में यहाँ पे एक ह्यूरिस्टिक इंफॉर्मेशन हमारे पास में बन गई, ठीक है ना, कि हम छोटी फाइल से बनेंगे। तो ये यहाँ पर इसका पढ़ने का रीजन था कि हम यहाँ पर इस फाइल सॉर्टिंग को क्यों पढ़ रहे हैं, वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि जिससे हमें एक ह्यूरिस्टिक, ये जो ग्रीडी अप्रोच हम पढ़ रहे हैं, ग्रीडी अप्रोच को समझने का रीजन समझ में आ जाए कि यार ये फाइल सॉर्टिंग भी जो एक हमारे पास में प्रॉब्लम है रियल लाइफ के अंदर, इसको भी सॉल्व करा जा सकता है यूजिंग ग्रीडी, जिसके अंदर एक ह्यूरिस्टिक इंफॉर्मेशन हमने ये बना ली है कि अगर हम इसको सब सॉल्व करेंगे इस तरह की प्रॉब्लम को, छोटी फाइलों को पहले मर्ज करेंगे और उसके बाद बड़ी फाइल में पहुंचेंगे, तो वो जो हमने यहाँ पर किया वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा एज कंपेयर टू डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये चीज क्लियर हो गई है। तो यानी कि अगर हम यहां पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे तो कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, इसका सिंपल सा तरीका है, जिसके अंदर कम फाइल के अंदर पेजेस हैं हम पहले उनको जॉइंट कर, मतलब कि उनको पहले मर्ज करते हुए चले जाएंगे। मतलब हम पहले F2 को लेंगे क्योंकि इसके अंदर 3 है, फिर उसके अंदर F2 को किसके साथ मर्ज करेंगे, F7 के साथ कर देंगे, तो एक तो मूव हो जाएंगे हमारे पास में 7 मूव, मतलब 10 मूव्स यहां पर हो जाएंगे। फिर उसके बाद में इन 10 मूव्स को किसके साथ मर्ज करेंगे, इसको हम इसके साथ मर्ज करेंगे। मतलब इसके अंदर इसी ऑर्डर के अंदर हम ऑर्डर के साथ जितने इसके अंदर पेजेस हैं उसके हिसाब से उनको देखेंगे, काउंट करेंगे और असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसको मर्ज करते हुए चले जाएंगे। यहां से हमारे पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ जाएगा। ये हमारे पास में ग्रीडी अप्रोच का एक और मैथोलॉजी समझने का तरीका आ गया, ठीक है। यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि अपनी बहुत बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत प्रॉब्लम जो होती है वो है नैपसैक प्रॉब्लम। भाई नैपसैक प्रॉब्लम क्या होती है, पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं नैपसैक प्रॉब्लम क्या होती है, और उसके बाद उसको सॉल्व करने की जो हमारे पास में स्ट्रेटेजी है उसको आराम से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो नैपसैक प्रॉब्लम को हम साथ में रैकसैक भी बोल देते हैं। रैक या नैप, मतलब नैप का मतलब झोला, रैक का मतलब रैक, अलमीरा, ठीक है, समझ गए, जो भी है रैक सैक वही हो गया, रैक सैक व्हाटएवर, मुझे भी नहीं पता, ठीक है।
तो भाई ये किस तरह की प्रॉब्लम होती है? भाई कॉम्बिनेटरल ऑप्टिमाइजेशन। कॉम्बिनेटरल ऑप्टिमाइजेशन जैसे मैंने क्या कहा था जब हमने ट्रेन वाला एग्जांपल करा था कि हमारे लिए इस टाइम पर हमारा कंफर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या हमारा टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन हुआ ना दो चीजों का। ऐसे ही ये भी कॉम्बिनेटरल है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन हम कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो उनका उसके अंदर उस कॉम्बिनेशन को हम चेक करते हैं और चेक करने के बाद में ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो ग्रीडी अप्रोच है, जो हमारी ग्रीडी, जैसे ट्रेन के अंदर हमारी ग्रीडीनेस क्या आती है, हमारा कंफर्ट। कुछ लोग हो सकता है जिसको जल्दी जाना होता है, जिसको कोई और अपनी फ्लाइट पकड़नी होती, तो उसके लिए ग्रीडी क्या थी, टाइम था, ठीक है ना। तो वो सब कुछ क्या सब्जेक्टिव है, तो ये भी कॉम्बिनेटरल है। तो उसमें हम किस चीज के लिए ग्रीडी हैं वो हम देखेंगे और उसके बेसिस पर हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये कॉम्बिनेटरल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज इसके अंदर क्या होता है, इट हैज अ सेट ऑफ आइटम्स ईच हैव वेट एंड वैल्यू, ठीक है ना। हम इसके अंदर किस चीज कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो कॉम्बिनेटरल ऑप्टिमाइजेशन है, इसके अंदर वेट और वैल्यू होगी हर किसी के साथ में। तो या तो हम वेट के लिए ग्रीडी होंगे या हम उसकी वैल्यू के लिए ग्रीडी होंगे, ये दो चीज हो सकती है, ठीक है ना। व्हाट वी नीड टू डिटरमाइन हियर, हम क्या डिटरमाइन करेंगे यहाँ पर कि हमें कुछ भी वहां से पिक करना है। किस तरीके से पिक करना है कि टोटल वेट जो है मेरे पास में, जो हमारे पास में सैक का, नैप सैक का जो टोटल वेट जो हमारे पास में, वो लेस होना चाहिए गिवन लिमिट के अंदर। जो भी टोटल वेट हम वहां से पिक कर रहे हैं वो इसकी जो लिमिट है, इसकी लिमिट L है, तो इसके अंदर जो वेट आना है वो जो है W, वो W जो लेस देन या इक्वल टू L होना चाहिए। ये चीज क्लियर कह दी, लेस देन इक्वल टू। दूसरा क्या कह रहा है ये, टोटल वैल्यू भाई लार्ज पॉसिबल होना चाहिए, मैक्सिमम उसकी टोटल वैल्यू होनी चाहिए। मतलब इस झोले को जो तुम लेके भाग रहे हो, इस नैपसैक को जो तुम लेके भाग रहे हो, तो मैं ज्यादा से ज्यादा फायदा होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर इसकी मैथोलॉजी है, इसके पीछे नैपसैक प्रॉब्लम के पीछे। तो कैसे कैसे देख सकते हैं इसको भाई, थोड़ा सा इमेजेस के थ्रू देख के देखो जरा कैसे। सिंपल सी बात है, एक झोला है, एक बैग है, एक हमारे पास में नैपसैक है जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है जी 15 kg। 15 kg से ऊपर नहीं आएगा, कंप्रेस करके भी भर लो तब भी नहीं आएगा, ठीक है। मैक्सिमम इसकी ये है। अब आप जो हो कहीं पर चले गए हो चोरी करने के लिए, मतलब कहीं से कुछ सामान उठाने के लिए, अब आपको मैक्सिमम उसके अंदर जो है ना वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। आपके सामने क्या क्या रखा हुआ है, गोल्ड रखा हुआ है, यहाँ पर डायमंड रखे हुए हैं, यहाँ पर सिल्वर रखा हुआ है, यहाँ पर स्टोन रखे हैं, पेबल्स रखे हुए हैं, ठीक है ना, पेबल्स रखे हुए हैं, तो पत्थर रखे हुए हैं, सेब सब कुछ रखा है। तो आप क्या उठाओगे यार, ऐसा तो नहीं, आप किस चीज के लिए ग्रीडी हो, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि यार मुझे ज्यादा वेट उठाना है या ज्यादा वैल्यू उठानी है, ठीक है ना। वेट और वैल्यू कि भाई किसकी कितनी ज्यादा कीमत है, किसकी नहीं है। तो आप क्या करोगे, अगर आप समझदार चोर हो तो आप क्या करोगे, आप वैल्यू के बेसिस से कर रहे होगे या फिर किसके बेसिस पे कर रहे होगे, या फिर आप हो सकता है और आपको इस टाइम पर जो नीड है वो पत्थरों की ज्यादा नीड है, तो आप हो सकता है वेट के हिसाब से कर रहे होगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस बेसिस पे डिसीजन लोगे और इस बैग को फिल करोगे। और जिस भी से डिसीजन करोगे, हमारा जो नैपसैक प्रॉब्लम कहता है कि हम एक ऐसी एल्गोरिथम या एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं जिससे हम मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकें। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है, वो वेट भी हो सकता है, वो वैल्यू हो सकती है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है ना। वो हम देखेंगे आगे कैसे, तीनों चीजों को देखेंगे, वेट भी देखेंगे, वैल्यू भी देखेंगे एंड कॉम्बिनेशन भी देखेंगे। और किससे हमारे पास में वैल्यू वाइज सबसे ज्यादा हमें प्रॉफिट होने वाला, वो अप्रोच भी चेक कर लेंगे। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हमने देखा कि भाई हमारे पास में 3 ऑब्जेक्ट हैं। एक ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3। इनके वेट बता रखे हैं, इनका वेट है 18, इसका वेट है 15, इसका वेट है 10। इतना इतना माल मेरे पास रखा हुआ है। अगर इस सारे माल को मैं उठा लेता हूं तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा 25 का। इस सारे माल को उठा लूंगा तो प्रॉफिट हो जाएगा 24 का। इस सारे माल को उठा लूंगा तो प्रॉफिट हो जाएगा 15 का। ये चीज मेरे पास में यहाँ पे इसने क्लियर कर रखी है। इसने कहा है जी मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, ठीक है ना। अगर मैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए ग्रीडी होता हूं तो मेरे को कैसे करूंगा मैं उस काम को, भाई मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, भाई मुझे प्रॉफिट से मतलब है। तो मैं क्या वेट देखूंगा, मैं वेट देखूंगा ही नहीं, ठीक है ना। मैं क्या देखूंगा, सीधा प्रॉफिट देखूंगा। मैं कहूंगा भाई प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए, सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसमें मिल रहा है, ऑब्जेक्ट 1, तो एक ऑब्जेक्ट 1 ले लो, ठीक है। ऑब्जेक्ट 1 मैंने ले लिया, फिर उसके बाद देखा मैंने, अरे मेरे इसका तो वेट जो है 18 है मेरे पास अभी, लेट्स से इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 20 है, ठीक है ना। इसका वेट तो 18 है, मेरे पास अभी 2 किलो और रख सकता हूँ। क्या रखूंगा, मैक्सिमम प्रॉफिट किसका है, अरे ऑब्जेक्ट 2 का। ऑब्जेक्ट 2 भी रख लो, ठीक है, ऑब्जेक्ट 2। मैं ऑब्जेक्ट 3 रखूंगा ही नहीं, मुझे मतलब ही नहीं है। मैंने ऑब्जेक्ट 1 रखा, ऑब्जेक्ट 2 रख दिया यहाँ पर, ठीक है ना। थोड़ा स्क्रीन करके लिख देता हूँ मैंने क्या क्या रखा है यहाँ पर, शॉर्ट में लिख देता हूँ 1 और 2 लिख देता हूँ यहाँ पर,
ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, अगर मैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए 1 और 2 ले लिया मैंने, यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे इससे मिल जाएगा, दैट्स इट। अब मैंने कहा कि यार मैं जो हूँ वेट के लिए हूँ, मेरे पास सबसे ज्यादा वेट होना चाहिए, ठीक है ना, वेट है, सबसे ज्यादा वेट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा भाई, सबसे ज्यादा वेट तो ऑब्जेक्ट 1 का है, तो मैं सबसे पहले किससे उठा लूंगा, ऑब्जेक्ट 1 उठा लूंगा। 18 भाई, इसका सबसे ज्यादा वेट है, तो मतलब इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू हो सकती है, इससे मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है। तो मैंने इसका निकाल 18 उठा लिया। अब इसके बाद मैं किसको उठाऊंगा, मैं इसको उठाऊंगा, इसका 15 वेट है, तो मैं इसको भी उठा लूंगा, यानी कि तो ये OBJ1 और OBJ2 यहाँ पर उठा लेगा इसके अंदर, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पर होगी, इसको मैं थोड़ा क्लीन करके यहाँ पर लिख देता हूँ। 1 और 2 इसने यहाँ पर भी उठा लिया, इसने 1 और 2 को उठा लिया। अब इसने ये कहा कि यार जो इनसे जो प्रॉफिट मिला मुझे, इन कॉम्बिनेशन से जो मुझे प्रॉफिट मिला वो मैक्सिमम है कि नहीं है। इट इज सब्जेक्टिव कि भाई ये प्रॉफिट्स के रिलेटिवली मैक्सिमम है या वेट के रेस्पेक्टिव में मैक्सिमम है। अब एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है कि यार मेरे को तो वैल्यू आनी चाहिए सबसे ज्यादा, मतलब मैं हो सकता है किसी और चीज को उठाऊं या उस चीज को उठाऊं, उसके थ्रू जो मेरे पास वैल्यू निकल के आती है उसकी, वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पर यूनिट उसके अंदर निकालूंगा, ठीक है ना। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट 1 उठाता हूं, इसकी पर यूनिट वैल्यू देख लेता हूं, ऑब्जेक्ट 2 उठाता हूं, उसकी पर यूनिट वैल्यू देख लेता हूं, और ऑब्जेक्ट 3 उसकी पर यूनिट वैल्यू दिखा लेता हूं। जिसकी पर यूनिट वैल्यू ज्यादा होगी मैं उसको मैक्सिमम उठाऊंगा, फिर उसके बाद सेकंड हाईएस्ट जिसकी होगी, उसके बाद थर्ड हाईएस्ट जिसकी होगी, उसके हिसाब से उस ऑर्डर के अंदर मैं उसको उठा लूंगा। तो ये मेरे पास में इसके अंदर अप्रोच होने वाली है नैपसैक को फिल करने के लिए, ठीक है ना। तो यानी कि डिपेंड करता है कि मेरे पास प्रॉफिट मेरा सब्जेक्ट है कि मेरे को उसके अंदर करना है मैक्सिमाइज, मेरा वेट मेरा सब्जेक्ट है, मैं उसके अंदर मेरे को सब मैक्सिमाइज करना है, या उसका रेशो जो है वो, ये तीनों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं किसी के अंदर भी, और तीनों की सब्जेक्टिव है। इसके अंदर हमारा क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ग्रीडी एल्गोरिथम। अब ग्रीडी एल्गोरिथम का इसमें क्या रोल है, इसमें ग्रीडी एल्गोरिथम भाई एक ह्यूरिस्टिक मेथोलॉजी बना रहा है कि हम किसके थ्रू अपना ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाल के लेकर आ रहे हैं, प्रॉफिट्स के थ्रू लेकर आ रहे हैं, वेट के थ्रू लेकर आ रहे हैं, या फिर इनका रेशियो के थ्रू लेकर आ रहे हैं। तो ये हम यहाँ पर ऑप्टिमम सॉल्यूशन के ऊपर बात कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे लिए कौन से सब्जेक्टिवली अपना आंसर आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसको कि कौन सा कितना कितना हमारे पास में पिक करने वाला है। थोड़ा क्लीन कर लेते हैं और इसको दोबारा लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेट्स से हमारे पास में मैक्सिमम प्रॉफिट आना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा, ऑब्जेक्ट 1 के अंदर मिलेगा, तो मैं ऑब्जेक्ट 1 पूरा उठा लूंगा। ऑब्जेक्ट 1 पूरा उठा लूंगा तो कितना मेरे पास में आ जाएगा, पूरा का पूरा 1 मैंने उठा लिया यहाँ पर, ठीक है ना। अब मैंने पूरा उठा लिया, तो अब मैं उसके बाद में मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। अभी मेरे पास में जो इसका साइज था, कितना साइज था, लाइट साइज जो है इसका वो है 20, ठीक है ना, 20 है, तो मैंने 20 प्रो उठा लिया। अभी इसका वेट है 18, मेरे पास 2 kg और उठा सकता हूँ। 2 kg किसको और उठाऊंगा मैं, 2 kg वो उठाऊंगा जो कि हमारे पास मैक्सिमम है। तो किसको उठाने वाला हूँ मैं, प्रॉफिट मैक्सिमम इसका है, मैं इसको उठाऊंगा। तो मेरे पास कितना उठा सकता हूँ मैं, इसका उठा सकता हूँ 2/15, इतना उठा सकता हूँ। और तीसरा कितना उठा सकता हूँ, तीसरा 0, इतना ही उठाया जा सकता है मैक्सिमम, ज्यादा नहीं उठाया जा सकता। तो ये मैंने उठा लिया यहाँ पर। अब लेट्स से मैं वेट के लिए कि भाई मैं वेट के थ्रू हमारे पास में ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो सकता है। देखो एक और चीज मैं आपको बता सकता हूँ, वेट मैक्सिमम वेट या मिनिमम वेट, मुझे मैक्सिमम वेट उठाना है या मैक्सिमम मिनिमम वेट उठाना है, तो ये भी सब्जेक्टिव है कि मेरे को जो अपना सॉल्यूशन लेकर आना है, जो मेरा सॉल्यूशन जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मुझे वेट की वैल्यू बढ़ानी है, मतलब वेट का अमाउंट बढ़ाना है। क्योंकि एक चीज तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वेट है मैक्सिमम तो 20 है, तो यानी कि 20 से ज्यादा तो यानी कि सिर्फ मैक्सिमम वेट की क्वांटिटी बढ़ाना भी हमारे पास में हो सकता है वो नहीं हो, या तो ये हो सकता है कि भाई एट मोस्ट 20, तो मैं उसको कम से कम रखने की कोशिश कर सकता हूं, ठीक है ना। या फिर मिनिमम वेट के अंदर मैक्सिमम, या फिर उल्टा हो सकता है कि मुझे कम से कम उसके अंदर करना है, तो वो सब कुछ सब्जेक्टिव है, ठीक है ना। अब इसी के अंदर मैं ये कहना चाह रहा हूं तुमको कि अब अगर मेरे पास में वेट के थ्रू मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट अगर मैक्सिमाइज करना है, तो यानी कि मैं कम वेट उठाऊंगा और ज्यादा प्रॉफिट वाला माल उठाऊंगा, तो मेरे पास में प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम प्रॉफिट मेरे को मैक्सिमाइज करना है, मैक्स प्रॉफिट करना है बाय वेट, मैक्स प्रॉफिट और लिख देता हूं यहां पर मैं, बाय वेट करना है अगर मुझे, मैं क्या करूंगा, जिसका वेट सबसे कम है मैं उसको उठा लूंगा, यानी कि मैं इसको तो पूरा उठा लूंगा, इसका वेट कम है और इसके अंदर इसका हमें कितना पूरा का पूरा उठ गया। इसका वेट किसका कम है, इसका कम है, मैं इसका उठा लूंगा। कितना बचा था, 15 था, इसका वेट था 10 था, अब बचा कितना यहाँ पर 10/15, 10/15 मेरे पास में आ गया, इतना मैंने वेट उठा लिया। तो और इसके बाद ये कितना बचेगा, ये मेरे को बिल्कुल नहीं बचेगा, इसको मैं उठा ही नहीं सकता, मेरे पास में नेक्स्ट चेक में जगह नहीं बची। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बनने वाला है कि मैं इनका रेशो निकाल लेता हूँ, वेट प्रॉफिट रेशो निकाल लेता हूँ।
हूँ कि मेरे पास में इतना वेट, कितना प्रॉफिट मिलेगा इतने वेट के अंदर, तो कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पर इसका मैं निकालता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास में 25/18 जो कि आ जाता है 1.28। उसके बाद में ये हो जाएगा मेरे पास में 24/25 जो आ जाता है मेरे पास में 1.6, और तीसरा मेरे पास में आ जाता है 15/10 जो हो जाता है मेरे पास में 1.5। तो यहां से हम ये चीज तो देख पा रहे हैं, इनको इसके अंदर ही लिख देता हूं बॉक्स के अंदर उठा के। अब आप समझते हो मैंने किसको किससे डिवाइड किया है, तो ये हो जाएगा 1.28, ये हो जाएगा 1.6 और 1.5। अगर आप ग्रीडी हो कि मैं प्रॉफिट वेट रेशो के हिसाब से उठाऊंगा तो मैं किसको उठाऊंगा, मैं देखूंगा सबसे ज्यादा मैक्सिमम मुझे किसमें मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो मैक्सिमम मिल रहा है मुझे ऑब्जेक्ट 2 को उठाने में। तो मैं क्या करूंगा भाई, सबसे पहले ऑब्जेक्ट 2 को उठा लूंगा। तो ऑब्जेक्ट 2 को जो उठाऊंगा तो कितना उठेगा, वो पूरा का पूरा उठ जाएगा, पूरी क्वांटिटी उठ गई, मतलब 15 किलो उठ गया। बचा कितना, 5 किलो। 5 किलो किसको उठाऊंगा, मैं इसको थोड़ी नहीं उठाऊंगा भाई, ये तो कम है, मैं इसको उठाऊंगा क्योंकि ये इसकी मेरे पास में प्रॉफिट वेट रेशियो कम है, मतलब ज्यादा है। तो इसको कितना उठा सकता हूं मैं, 5 वेट बचा हुआ मेरे पास में, तो 5/10 निकाल सकता हूं, तो यानी कि हाफ ये भी ले लूंगा मैं इसमें से, ठीक है ना। तो यानी कि ये मेरे पास मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ मैक्स प्रॉफिट जब निकाल रहे होंगे हम यहाँ पर, तो कितना कितना निकलेगा। मैक्स प्रॉफिट के हिसाब से अगर लेते हैं तो हमारे पास में कितनी कॉस्ट हमारे पास बच जाएगी, 1 बन जाएगी 1 × 25 प्लस में 2/15 इंटू में 24, ठीक है, प्लस में 0, तो ये मेरे पास में आ जाता है 28.2, ठीक है। अगर हम वेट वाइज देखते हैं यहाँ पर, तो वेट वाइज हो जाएगा मेरे पास में 0 प्लस में 10/15 इंटू में 24 प्लस 1 इंटू में 15, ये आ जाता है मेरे पास में 31। और अगर मैं प्रॉफिट वेट रेशो के हिसाब से करता हूं तो मेरे पास में आ जाएगा ये, इसको मैंने लिया था 1, इसको मैंने लिया था 5/10, ठीक है। 0 प्लस में 1 इंटू 24 प्लस में 5/10 इंटू 15, ये मेरे पास में आता है 31.5। तो एक चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं बहुत क्लियरली कि जो हमने यहाँ पर इसके बेसिस पर निकाला, मैक्स प्रॉफिट के बेसिस पर अगर निकाला तो आता है 28, वेट के हिसाब से अगर हमने निकाला तो आता है 31, और हमने प्रॉफिट वेट रेशो के हिसाब से अगर हमने निकाला तो आता है 31.5। अगर हम ग्रीडी होते हैं, अब अगर मैं ग्रीडी होता हूं इस टाइम पर, मैं ये कहता हूं भाई मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए था, तो वो है बेस्ट तरीका प्रॉफिट वेट रेशो से निकालने का। हो सकता है आपके लिए कुछ और हो, आप हो सकता है वेट के हिसाब से निकाल रहे हो या मैक्स के हिसाब से, लेकिन ये डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, डिफरेंट ऑप्टिमल सॉल्यूशन है बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट विद सम ह्यूरिस्टिक अप्रोच कि हम प्रॉफिट के बेसिस पे कर रहे हैं, वेट के बेसिस कर रहे हैं, या दोनों के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा सब्जेक्टिव मैटर है कि हमें किससे काम करना है, ठीक है। ये चीज क्लियर समझ में आ गई है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक और सिनेरियो की तरफ जो कि हम ग्रीडी के अंदर देखते हैं, जो कि है जॉब शेड्यूलिंग। जॉब शेड्यूलिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास में टॉपिक है, ये समझना, क्योंकि जॉब शेड्यूलिंग क्या होता है भाई। देखो जॉब शेड्यूलिंग क्या है, जॉब शेड्यूलिंग जरूरी नहीं है सिर्फ कंप्यूटर्स के अंदर और रियल लाइफ के अंदर भी हो सकती है कि आपको कोई भी काम करना है, आपको कोई टास्क मिला है, तो आप किस बेसिस पे उस टास्क को करोगे, कि पहले किसकी प्रायोरिटी दोगे, बाद में किसको प्रायोरिटी दोगे, कौन सा काम कितनी देर में हो जाएगा। इन सब फैक्टर्स के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि आपको कौन सा काम पहले करना, कौन सा काम बाद में करना है। आप रियल अपनी लाइफ के अंदर भी करते हो। ऐसा तो नहीं है जैसे आपको ऑफिस जाना है तो आप ऐसा नहीं करोगे कि यार मैं नहा लूंगा शाम को, मतलब ऑफिस से आने के बाद, एंड ऑफिस का काम मैं पहले कर लेता हूँ, ईमेल में रास्ते में खोल लूंगा, एंड लंच में डिनर में कर लूंगा। ऐसा तो नहीं करोगे, है ना। जिसकी जहां पर इंपॉर्टेंस है या जिसकी जहां पर रिक्वायरमेंट है, बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस आप डिसीजन ले रहे होते हो, ठीक है ना। तो वही डिसीजंस हम इन जॉब शेड्यूलिंग के अंदर ले रहे होते हैं कि भाई हमारे पास में कौन से फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि डेडलाइंस, ठीक है, डेडलाइंस के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं। और दूसरा किस तरीके से हम उसको बेहतर वे में कर सके कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकें। मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब ये भी कह सकते हैं कि हम सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम कर सकें। भाई मेरा सीपीयू को मैं खाली क्यों छोड़ूं, इतनी पावरफुल चीज मेरे पास में रखी हुई है, इसको अच्छे तरीके से यूज करो ना, रगड़ के यूज करो। तो इसलिए हमें उसको मैक्सिमम प्रॉफिट करना है और विद इन टाइम डेडलाइंस के अंदर करना है। ये हमारे पास में रिक्वायरमेंट होती है। तो चलो समझ लेते हैं कि जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम होती क्या है और उसके बाद इसको एनालाइज करेंगे। तो जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम क्या होती है भाई, ये कहता है कि मान के चल रहे हैं हम इस टाइम पर एक हमारे पास सिंगल सीपीयू है, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है और n जॉब्स है मेरे पास में। ये मान लेते हैं सिंगल सीपीयू के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल कोर आने लगे हैं आज की डेट में, वो अलग सिनेरियो है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम सिंगल सीपीयू लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में क्या कर रहे हैं, ईच जॉब हम एज्यूम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि वो टाइम 0 पर आएगी, ये एज्यूम करके चल रहे हैं। बर्स्ट टाइम फॉर ईच रिक्वायरमेंट इज 1, मतलब कि एक यूनिटरी
टाइम तो एटलीस्ट वो लेगा ही लेगा, कुछ भी काम करेंगे यूनिटरी टाइम में ले लिया। तीसरी चीज कि जो जॉब एसोसिएटेड है उसके अंदर क्या क्या दो चीजें होने वाली हैं, एक होने वाली है डेडलाइन, एक होने वाला है प्रॉफिट, ठीक है ना, कि उसके अंदर उसकी डेडलाइन डिफाइन कर रखी होगी, उसकी प्रॉफिट कर रखी होगी, भाई किस काम को मैं किस टाइम पे कर दूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट मिल जाएगा, ये उसमें एसोसिएटेड होगा, ठीक है। सो वी नीड टू सबसेट द जॉब सच दैट वी कंप्लीटेड विद द डेडलाइन एंड जनरेट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना है, इन शॉर्ट ये कहना ये चाह रहा है, ठीक है ना। जब मैं आपको पहले ये सब कुछ समझा ही चुका हूं, बस हमने प्रीरिक्विजिट्स क्या ले ली, यहाँ पर सिंगल सीपीयू है और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है, मतलब, और यहाँ पर n जॉब्स दे रखी हैं, 0 टाइम पर आ रहा है, 1 इसका बर्स्ट टाइम हो गया, डेडलाइंस इनकी देंगे और प्रॉफिट हमें देंगे। कुछ इस तरीके से हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हाँ हमारी जॉब्स इस तरह से हम लगा देंगे, रफली ये मुझे मिला, मैंने ये लगा के दिखा दिया, थोड़ा अच्छा लग रहा था देखने में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कैसे करेंगे इस चीज को समझ लेते हैं। पहले उसको रियल लाइफ समझने की कोशिश करते हैं कि यार देखो ये तो हमने कंप्यूटर्स के अंदर देख लिया, कैसे करेंगे। मान लो रियल लाइफ के अंदर आपको कुछ करना होगा तो आप कैसे करोगे उस चीज को, ठीक है ना। मान लो आप जो हो किसी होटल में मैनेजर हो, ठीक है ना, और आपके पास में मल्टीपल लॉन्स हैं, उसके अंदर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लिया मैंने, प्रैक्टिकल एग्जांपल हम सिनेरियो ले लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पर कि हमारे पास में लॉन्स हैं, ठीक है ना। एक लॉन है जिसकी कैपेसिटी है 800 पीपल्स को लाने की, दूसरा लॉन है जिसकी है कैपेसिटी 500 पीपल को लाने की, तीसरे की है 100 एंड चौथे की है 50, ठीक है ना। ये हमारे पास में उसके अंदर पार्टी लॉन्स हैं। अब इसके अंदर मैं इसको कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करूं कि मेरे पास में मैक्सिमम कॉस्ट आ जाए। तो अब क्या हुआ, लेट्स से कि कोरोना का जैसा टाइम था हमारे पास में, कोरोना के टाइम के अंदर शादियां तो हो नहीं रही थी, कोई फंक्शंस भी नहीं हो रहे थे, ये सारे के सारे पिटे हुए थे, मरे हुए थे, ठीक है ना, इनके पास कोई काम नहीं था। तो अब इसके पास में अगर कोई पहुंच जाता है, इस टाइम पर पहुंच जाता है और वो ये कहता है कि भाई साहब मुझे जो है एक लॉन चाहिए पार्टी के लिए, तो आप एक काम करो मुझे इसकी कॉस्टिंग बता दो। तो उसने उसकी कॉस्ट बताई, लेट्स से उसने कहा 2000 पर प्लेट, ठीक है ना, इफ यू यूज छोटा वाला। और जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, लेट्स से 3K हो जाएगी, 4K हो जाएगी, 5K हो जाएगी, ये तो उनकी अलग अलग उनकी कॉस्टिंग होगी। इसने कहा कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको 4K या 5K दे सकूं, लेकिन मुझे चाहिए ये 5K वाला ही, और मैं दे सकता हूं आपको मान ली ओनली 2K। अब आप बताओ करोगे कि नहीं करोगे। अब आपके पास काम नहीं है तो आप क्या कहोगे, ठीक है चलो इट्स ओके कर लेते हैं। तो मैं उसने आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी आई और आपके पास सिचुएशन ऐसी थी, इसलिए आप इसके लिए रेडी हो गए। इनकेस सेकंड डे आपके पास में एक और रिक्वायरमेंट आ जाती है, वो कहता है नहीं मुझे भी 800 वाला ही चाहिए, ठीक है ना, बट और मैं आपको 3K दे सकता हूं पर प्लेट। तो आप क्या करोगे कि यार मेरे को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो मैं इसको कन्विंस करने की कोशिश करता हूं कि आप इधर आ जाओ, मैं आपको और डिस्काउंट्स दे दूंगा, ठीक है। अगर आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो हो सकता है कि अगर उसके लिए लॉन इंपॉर्टेंट हुआ तो वो नहीं आएगा, अगर उसके लिए लॉन इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, उसके लिए पैसे इंपॉर्टेंट हुए तो वो हो सकता है इसमें आ जाए और मैं अपने इसको यहां पर लेकर आ जाऊं। यानी कि यहां पर हमने उसके अंदर उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करी, डिफरेंट तरीके से करने की करी कि कौन सा काम हम कब कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट सिनेरियोज। तो ये एक प्रैक्टिकल सिनेरियो हमारे पास में हो गया कि हम कैसे अपनी एग्जिस्टिंग स्पेस को यूटिलाइज कर रहे हैं। सेम हम कर रहे होते हैं सीपीयूज के साथ में, ठीक है ना, कितने हमारे पास में अवेलेबिलिटी है, क्या हमारे पास शेड्यूल है, क्या हमारे पास में टाइमिंग है, सब कुछ उसमें डिफाइन होता है, उसके बेसिस पे कर होते हैं सेम। अब एक और चीज हम देख लेते हैं, यही चीज हम कहां पर देख लेते हैं हम, यार ये चीज देखते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, देखते हैं कहां यूज हो रहे हैं। यार एक बात बताओ, आपने देखा हो गोडेडी है, Amazon है, एज्योर है, ठीक है, बहुत सारे हमारे पास में गूगल क्लाउड है, ये सारे के सारे सर्वर्स पड़े हुए हैं, इनके पास इतने सारे जॉब्स आए हुए हैं, इतने सारे काम आए हुए हैं, इतने सारे लोग इनके सर्वर्स को यूज कर रहे हैं। वो कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं? या अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से शेड्यूल नहीं करेंगे, किसका काम क्या आया है उसको उस टाइम पर हम आउटपुट नहीं देंगे, डिलीवर नहीं करेंगे, तो हमारे कस्टमर भाग जाएंगे ना। तो इसलिए हमें ये शेड्यूलिंग सीखनी बहुत जरूरी है और ये भी जानना बहुत जरूरी है कि किसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए हो सकता है मेमोरी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, किसी के लिए हो सकता है टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, किसी के लिए हो सकता है दोनों का कॉम्बिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे लिए कौन सी अप्रोच हमें उसके लिए अप्लाई करनी है। यहीं पर हमारी ग्रीडी की जरूरत आ जाती है, जहां पर हम किस कहते हैं कि ग्रीडी अबाउट टाइम है, ग्रीडी अबाउट स्पेस है, ग्रीडी अबाउट बोथ है, ठीक है, किसके अबाउट ग्रीडी है, उसी के अकॉर्डिंगली हमें उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करके देना है। ये हमें इसके अंदर सोचना होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसके अंदर जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम को ग्रीडी के अंदर पढ़ते हैं, जिससे कि हम ये समझ सकें
कि उसको हम रियल लाइफ सिनेरियोस के अंदर कहां पर यूज करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर अमेजॉन सर्विस के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और अब अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम है, लेट्स से आपको एक प्रॉब्लम यहाँ पर पकड़ा रखी है। वो प्रॉब्लम क्या दे रखी है कि आपके पास में भाई साहब ये 4 टास्क आए हुए हैं, T1 T2 T3 T4, और आपको जो है इसको शेड्यूल करना है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर दे रखा है सब हर किसी की डेडलाइन दे रखी है और इसके अंदर हर किसी का प्रॉफिट दे रखा है। तो अब अगर हम ये देखते हैं कि भाई हमारे को बिजनेस करना, कोई भी काम करना है, तो हम किसके लिए बेसिकली ग्रीडी होते हैं? हम प्रॉफिट्स के लिए ग्रीडी होते हैं यार, कि हमारे पास में मैक्सिमम प्रॉफिट हो विद लिमिटेड टाइम, जो भी डेडलाइन हमें दे रखी है उसके अंदर। तो यानी कि हमारे पास में कॉम्बिनेटरल काम हो गया। ये कॉम्बिनेटरल काम किस तरह से हुआ कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए विद इन टाइम। तो लेट्स से हमने यहाँ पर जो है इसकी टाइमलाइन बना ली 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमने उसकी मतलब कि इसी की टाइमलाइन बना ली है और इसके अंदर हमें इसने बता रखा है कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है। मैक्सिमम प्रॉफिट किससे मिल सकता है? मुझे 100 मैक्सिमम प्रॉफिट है, तो किससे मिलेगा? T1 से मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद मैक्सिमम मिलेगा मुझे 27, जो कि मिलेगा T4 से। ये मेरे पास में यहाँ पर इसके अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है ना। अब इसको अंदर हम ये देख सकते हैं कि यार जो मेरे पास में टाइम दे रखा है इसने, वो है 2 1 2 1, यानी कि मैक्सिमम जो मेरी क्लॉक जो मेरे को खत्म करनी है वो मुझे इस काम को स्टार्ट करने के लिए वो यहां तक करनी है। यानी कि अगर मैंने यहां तक कोई काम नहीं करवाया तो बाकी के काम मैं करवाऊंगा भी नहीं, क्योंकि वो उसके अंदर खत्म होने चाहिए थे, नहीं होती। अब ये तो मुझे पता है कि मेरा काम इतने तक खत्म हो जाना चाहिए। अब इतने तक खत्म होने मतलब इतने के अंदर मैं उसको जॉब को शेड्यूल करना ही करना है। अगर शेड्यूल नहीं करूंगा तो वो मुझे प्रॉफिट नहीं देंगे, ठीक है ना। तो मेरे पास 2 तरीके होते हैं कि मैं एक काम करता हूं कि भाई T1 को यहां पर लगा देता हूं, ठीक है ना। T1 को पहले एग्जीक्यूट कर दिया, उसने मेरे पास में 2 का टाइम लिया और उसके बाद तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि सबके अंदर टाइम कितना था? 1 था 2 था 1 था या 2 था, ठीक है ना। ये उनकी डेडलाइन थी, तो किसी के लिए बचा ही नहीं। तो मेरे पास मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ? यहाँ पर 100 हुआ, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूं, अब मैं ग्रीडी होता हूं कि मुझे प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, तो ऐसा थोड़ी ना करूंगा कि जिसमें मेरे ज्यादा प्रॉफिट, सिर्फ और सिर्फ मैंने ये प्रॉफिट देखा, ठीक है। और प्रॉफिट डिवाइड बाई टाइम वगैरह ये कुछ सेंस नहीं बनता भाई। यहाँ पर कोई डेडलाइन का कोई ऐसा कोई रेशियो कोई सेंस तो बनता नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जरूर कर सकते हैं, हम इनको आगे पीछे शेड्यूल कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं पहले T4 को शेड्यूल कर दूं, ठीक है। मैंने T4 को यहां पर शेड्यूल करा तो मेरे को एक प्रॉफिट मिला। T4 शेड्यूल करा, मेरे को मिला प्रॉफिट 27 का, ठीक है। मुझे शेड्यूल कब तक करना था? ये मेरे पास में ये मुझे 1 तक करना था, मैंने उसको पहले टाइमली इसको कर दिया शेड्यूल, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास में प्रॉफिट इसका 27 तो मुझे मिल गया। फिर मुझे 2 से पहले, इस 2 से पहले मुझे T1 को और शेड्यूल करना था, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? T1 को शेड्यूल कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो एक और यहाँ पर मेरे पास में प्रॉफिट मिल गया जो कि 100। अब ये देख सकते हैं इसके बाद और कोई जॉब शेड्यूल नहीं हो सकती, क्योंकि सबकी डेडलाइन यहाँ पर फिनिश होगी है। तो ना इसको करेंगे ना हम इसको करेंगे। अल्टीमेटली हमारे पास में जो प्रॉफिट मिलना है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलना है, और वो भी इस ऑर्डर के अंदर हम इसको डालेंगे तभी मिलेगा हमें। तो यानी कि टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आने वाला है? वो आने वाला है 100 प्लस में 27 इज इक्वल टू 127 हमारे पास में मैक्सिमम प्रॉफिट इसके अंदर मिलने वाला है। तो ये हमारे पास में जॉब शेड्यूलिंग, हमने इसको इस तरह से देख सकते हैं। यानी कि इस तरह से अगर कोई काम अगर आएंगे, जब हम सीपीयू के अंदर देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन और कोई पूछेगा, तो आप बता सकते हैं कि आप किस तरह से इसको शेड्यूल करेंगे। बीइंग ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट, कंसीडरिंग दैट इट शुड मीट द डेडलाइन, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो इस तरह से हमारा ग्रीडी एल्गोरिथम्स यहां पर कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमने स्टार्टिंग से सब कुछ डिटेल के अंदर पढ़ा। पहले सबसे पहले ये समझा कि ग्रीडी एल्गोरिथम या ग्रीडी मेथोलॉजी है क्या, उसको अच्छे से समझा, उसको डिटेल के अंदर समझा। फिर उसके बाद उसके अंदर हम क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहां उसके फॉल बैक्स हैं, वो सब कुछ देखे। उसके बाद में हमने डिफरेंट स्ट्रेटेजीज जो हैं उनके बारे में डिस्कशन किया, जैसे कि हॉफमैन कोडिंग के बारे में, जॉब शेड्यूलिंग के बारे में, नैपसैक के बारे में। तो डिफरेंट थिंग्स हमने उसके अंदर डिस्कस करी, पूरा डिटेल के अंदर उसको समझा, कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखा। कोर हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है कि ग्रीडी का कोर है क्या। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लेकर आने वाले हैं जो कि नेक्स्ट सीरीज के अंदर होंगे। इस सीरीज के अंदर हमने इसको इंटेंशनली नहीं डाला है, जिससे कि हम एक बार में पहले कोर को एकदम ब्रशअप करवा दें, आप सारी चीजें अच्छे से समझ लें कि कोर के अंदर क्या क्या है, जिससे कि जब हम काम कर रहे होंगे तो हम फोकस होकर सीधे क्वेश्चंस के ऊपर काम कर रहे होंगे। दोनों चीजें पैरेलल भी चला सकते हैं और इंडिविजुअल भी एक एक सेक्शन को या एक एक सीरीज को देखकर अपना काम कर सकते हैं। तो ये इसके पीछे बेसिक इंटेंशंस हैं। तो क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे नेक्स्ट सीरीज के अंदर। इस सीरीज के अंदर अभी हम अपने कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आने वाला डायनेमिक प्रोग्रामिंग, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट उसके अंदर उसको कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। तो इससे पहले इस वीडियो को एंड करते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, अपने यार कम्युनिटी के अंदर इसको शेयर करिए। हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छी
अच्छी वीडियोस बनाने के लिए और अच्छे अच्छे काम करने के लिए। तो प्लीज उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे विद योर फ्रेंड्स, स्टे विद योर फैमिली, स्टे विद योर लव्ड वंस, डू अ लॉट ऑफ वर्क, स्टे फोकस्ड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।